क्या उम्मीद करते हो ये ऑब्जेक्ट कैसे चलेगा? क्या उम्मीद करते हैं ये ऑब्जेक्ट कैसा चलेगा? सीधा चलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये सीधा ऐसे चलेगा, क्योंकि हमने लाइफ में ऐसे ही देखा है। तो दो क्वेश्चन उठेंगे कि उसका एक्सेलरेशन कितना है। पहला क्वेश्चन तो ये चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। भाई फ्रिक्शन भी तो है, और अगर चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा और फ्रिक्शन कितना आएगा। जितनी नॉलेज अभी तुम्हारे पास है वो अप्लाई करो और मुझे इस बात का जवाब दो कि चलेगा कि नहीं। स्टार्ट मूविंग और नॉट, ये जीरो आएगा या नॉन जीरो, पहली चीज। दूसरी बात, अगर चलेगा तो फ्रिक्शन कितना, एक्सेलरेशन कितना। अगर नहीं भी चलेगा तो भी फ्रिक्शन कितना, एक्सेलरेशन कितना। मुझे लगता है ये क्यों मैं लिखूं अगर मूविंग। मैं सीधे पूछ रहा हूं यार, फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन कितना आएगा बताओ। अगर नहीं चलेगा तो एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा, दैट्स इट। एक ही क्वेश्चन है यार। तो अब तक की जानकारी के आधार पे तुम्हारे पास जितनी भी नॉलेज है उसको यूज करो, फिर मैं बताऊं कि तुम अपनी जानकारी को क्यों नहीं यूज कर पा रहे हो। शुरू हो जाओ। अभी क्यों विचार कर रहे हो यार तुरंत। यार ऐसे मत करो भाई, एक तो वो खुद ही सोचता रहता करे कि ना करे, ऊपर से तूने पेन ले लिया। आ गया हाँ गलत है। एफबीडी नहीं बनाई यार, तो कैसे उम्मीद कर सकता है। बिना एफबीडी के तुम्हें लगता है कि यार इतना आगे आ चुके हैं और अब भी बिना एफबीडी के आंसर निकाल लो और तुम सोचते हो सही हो जाएगा, जबकि मैं तुम्हें चैलेंज करके दिया है तब भी। बिना एफबीडी के देखो वो आ गया, गलत आया है। माय गॉड, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता, सोचना ही नहीं चाहता एक पल के लिए। जितनी नॉलेज है बहुत बढ़िया। एफबीडी बनाई है, पूरी नहीं बनाई है। क्यों, ऊपर नॉर्मल नहीं लगता क्या? और ऊपर फोर्स का कंपोनेंट नहीं आएगा क्या? फ्रिक्शन 100 और 60, हाँ गलत है। और अब मैं जब बताऊंगा तो इतनी शर्म आएगी तुम लोगों को अपने आप पे। हंड्रेड साइन 37 कितना होता है? अच्छा, कंपोनेंट नहीं किया। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हमारी आदत में बैठा हुआ है। एक्चुअली हमने इतने बार क्वेश्चन किया है कि पैटर्न है कि टूटता नहीं, पैटर्न है कि टूटता नहीं, और उसी चक्कर में गलतियां होती हैं। मैं चाहता हूं वो पैटर्न यहीं टूटे, तुम लोग शर्मिंदगी महसूस करो। कुछ दिख नहीं रहा है। ये 80, ये 60, 60 यानी 40, म्यू 0.2। हाँ कुछ सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। फ्रिक्शन कितना, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी यार तो क्या तुम लोग शर्माने के लिए तैयार हो? सोच लो कैसे कैसे शर्माना है। हाँ तो वो हाँ तो 60 इंटू म्यू करोगे। क्यों नॉर्मल, ऊपर 60 आया ना बेटा, तो नॉर्मल कितना आएगा? नहीं नॉर्मल 60 नहीं आया। अभी भी लोग सही नहीं समझ पा रहे हैं। समझ गया है, फ्रिक्शन 12 आ गया। ओके मुझे अभी भी बहुत लोगों के पास मौका है। बेटा एफबीडी बनाओ सबसे पहले। 100 cos 37, ऊपर क्या लगाओगे? 100 ऊपर लगाओगे ना। दिखाएं एफबीडी कहाँ है भाई, एफबीडी कहाँ है? नॉर्मल प्लस ये इसका वो भी लगेगा 100 साइन। चलो अब हम लोग, अगर हमें उम्मीद है कि एक्सेलेरेशन आगे आएगा तो हम यार इस फोर्स की छुट्टी करके इसकी जगह दो कंपोनेंट दिखाएंगे। एफबीडी बनाई, दिखाएं जरा एफबीडी दिखाएं।
हाँ n 100 sin और 10g, इनको बराबर करो भाई। एक्सेलेरेशन 0 है ना वर्टिकल में भाई। अब स्टेप भी तो करो यार। एक लाइन में, किस लाइन में फर्स्ट लॉ लगेगा, किस लाइन में सेकंड लॉ। इफेक्ट डायग्राम बना लेते हैं। क्या एक्सेलेरेशन हमें आगे आने की उम्मीद है, तो एक्सेलेरेशन आगे दिखा दिया है, आने की उम्मीद है, अभी भी पता नहीं चलेगी कि नहीं। और वर्टिकल में कोई एक्सेलेरेशन नहीं आ सकता, ये हमने लिख दिया है। तो यहां सेकंड लॉ और यहां फर्स्ट लॉ। यार ये तिरछा फोर्स लग रहा है तो हम इसकी छुट्टी करके लिख देते हैं 100 cos 37 एंगल से लगा हुआ। यहां क्या आएगा 100 sin 37। वैल्यू रखने के बाद ये 60 आ रहा है और ये 80 आ रहा है। नीचे कितना है 10g, दैट इज व्हाट 100 न्यूटन। हाँ दिखाएं जरा, दिखाओ जरा। ये क्या बात होती है, अपने फैसले खुद से लेना है, खुद शर्माना है। हाँ अब सही है। तो मुझे बताएं, अगर तुमसे कोई कह देता कि n बताओ, यही क्वेश्चन होता, तो तुम क्या करते। यार वर्टिकल में एक्सेलेरेशन 0 है तो इन दोनों को ऊपर वाले नीचे वाले के बराबर लिख देते। क्या क्या ऊपर वाले हैं 60 प्लस n और नीचे कितना है 100, तो n बराबर कितना आ जाता 40। ये वर्टिकल डिस्कशन क्या हमने नहीं सीखा है क्या। हम लोगों ने मान लिया n ही क्वेश्चन होता तो n नहीं निकाल पाते, निकाल लेते। अब मुझे बताओ, जब ये चलना चाहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा, हमें नहीं पता फ्रिक्शन पूरी दम से लगेगा या रोकने में कामयाब हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या तय करते हैं, फ्रिक्शन की मैक्सिमम दम कितनी है, और वो होती है μs इंटू एन। म्यूएस दिया है 0.2, n है कितना 40, तो ये कितना आ गया 8 न्यूटन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम दम मात्र 8 न्यूटन है, जबकि खींचने वाला कितने से खींच रहा है 80 से। तो इसका मतलब है यार कि बॉडी विल मूव, यानी तुरंत समझ में आ गया यार कि आगे 80 है, पीछे मात्र 8 लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो बस अब यार 80 और 8 की लड़ाई में 80 जीतेगा। इक्वेशन बनेगी 80 माइनस एफ के बराबर एम ए, और एफ के कितना होगा 80 लिख दिया जाएगा, उसी के बराबर लिख देते हैं। एफ के को हम लोग इसी के बराबर लिख देते हैं। तो 72 इक्वल टू 10 ए इक्वल टू। ऐसा कौन सी चीज है जो अब तक तुमने नहीं सीखी और करी नहीं है इस पूरे डिस्कशन में। बस एक चीज, एक पैटर्न जो तुम तोड़ नहीं पा रहे हो। क्या फ्रिक्शन म्यू इंटू एन होता है कि म्यू इंटू एम जी होता है। म्यू इंटू एन होता है, और ज्यादातर लोग ये दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं कि फ्रिक्शन म्यू इंटू एम जी होता है। और ज्यादातर लोगों ने फ्रिक्शन क्या लिखा था 0.2 इंटू 10g, यानी कितना 20 न्यूटन। ये पिछली क्लास में भी दिमाग से नहीं निकल रहा था और आज भी नहीं निकल रहा है। कैसे निकलेगा। क्या अभी इस बात पे किसी को कोई ताज्जुब हो रहा है कि अचानक से ये कोई बड़ी बात आ गई है। बताएं भाई, ये विस्मयकारी चेहरा क्यों बना रखा है, ताज्जुब से भरा चेहरा। पिछली क्लास आए थे, हाँ तब तो ताज्जुब होना चाहिए। ठीक है, वर्टिकल डिस्कशन में 100 n और 60 मिलके 100 के बराबर तो n आ गया। फ्रिक्शन की लिमिट होती है म्यू एन, तो पता चला यार आगे वाला ज्यादा है, म्यू एन कम है, तो मोशन आएगा। तो बस न्यूटन का सेकंड लॉ ज्यादा वाला माइनस कम वाला इक्वल टू एम है। अभी भी कोई अगर कंफ्यूजन है तो बताएं। जो लोग नहीं भी आए थे, फ्रिक्शन पिछली क्लास में शुरू हुआ है क्या। हाँ तो फिर तो गया। आगे बढ़ते हैं यार हम लोग। एक नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो यार, जब भी किसी क्लास मिस होती है तो अमित ये बैठते हैं, इनको मैसेज कर सकते हैं कि वो लिंक भेज दीजिए आज के लेक्चर का। रोज इस समय लेक्चर अपलोड हो रहा है, लेक्चर अगर पढ़ के आएंगे तो अगली क्लास भी बर्बाद होने से बच जाएगी। ये एक नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं तो फ्रिक्शन उसको रोकने का प्रयास करता है। कौन सा फ्रिक्शन पहले लगता है, स्टैटिक। हम और ज्यादा ताकत लगाते हैं, फ्रिक्शन भी और ज्यादा ताकत लगाता है। ये तब तक रोक सकता है जब तक उसकी दम में दम है, और इसकी जो सबसे ज्यादा दम होती है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यार जिस समय ये पूरी दम से लगेगा तब यहां क्या लगेगा Fs मैक्स। उस वक्त जिस समय ये पूरी दम से लगेगा क्या लगेगा Fs मैक्स। उस वक्त जमीन ने ब्लॉक को कौन कौन से फोर्स दिए हैं, Fs मैक्स और नॉर्मल एक्शन, ये दो फोर्स दिए हैं। तो ये नॉर्मल और Fs मैक्स दोनों को ही कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। ये भी कांटेक्ट फोर्स है और ये भी
कांटेक्ट फोर्स है। इन दोनों कांटेक्ट फोर्स का नेट कहां होगा? क्या उम्मीद करते हो इन दोनों का नेट कहां होगा? यार इसका और इसका नेट यहां कहीं होगा कि नहीं? हम वेक्टर के मेथड से निकाल सकते हैं। इसको हम आमतौर पे नेट रिजल्टेंट फोर्स या नेट कांटेक्ट फोर्स ऐसा नाम लिख देते हैं। ये नेट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ जितना एंगल रखेगा उसी एंगल का नाम क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ जो एंगल रखता है उसका नाम क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किस वक्त? जब ब्लॉक जस्ट खिसकने ही वाला है। तो जब ब्लॉक जस्ट खिसकने ही वाला है तब क्या फ्रिक्शन अपनी पूरी दम से लगता है कि नहीं? अच्छा, कितना होता है एफएस मैक्स? सबको पता है? बताओ एफएस मैक्स कितना होता है? म्यू एस इंटू एन। पूरी बात बोला करें, म्यू एस इंटू एन। यानी फ्रिक्शन कितना लग रहा है? म्यू एस इंटू एन। और नॉर्मल तो है ही है। इन दोनों का नेट आर है। तो इसको मैं जरा वेक्टर डायग्राम में बना लेता हूं। एन ये है और एफ एस मैक्स ये है, दैट इज म्यू एन। नहीं यार, तो इस समय नेट आर, यानी ये जो रेड वेक्टर मैंने बनाया है ये क्या नेट आर को डिनोट कर रहा है। बात क्लियर है? और इसका जो एंगल है उसी को मैंने क्या बोला है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। बता सकते हैं कि टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? म्यू एन, और बेस क्या है? एन। तो ये कितना आ जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू म्यू। क्या ये बात क्लियर है भाई लोग? इत्तेफाक से टेन थीटा क्या आ गया है? म्यू आ गया है। बस इतनी ही बात यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। हाँ, अगर कल को कोई ये कह दे कि बता नेट कांटेक्ट फोर्स बताओ, तो क्या नेट कांटेक्ट फोर्स नहीं बता दोगे? अरे यार, दो फोर्स अगर 90 डिग्री पे हैं, ये और ये, तो नेट कितना हो जाएगा? अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस म्यू एन स्क्वायर, है ना? एन बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा। और एन क्या है यहां पर फिलहाल? अरे एन फिलहाल यहां क्या है? एम जी है। एन को बहुत देर तक एन लिखने की आदत डालो। एन को तुरंत छूटते ही एम जी मत लिखा करो, तो आदत शायद टूटेगी। नोट कर ले भाई। अभी इसी पे चलेगी, जा सकते हैं, आधे घंटे बाद आ जाएंगे। नोट कर लिया भाई लोग? जब भी कोई नेट कांटेक्ट फोर्स पूछता है तो उसमें दो चीजें का नेट निकालना पड़ता है, एन और फ्रिक्शन का। और टेन थीटा क्या है? एंगल ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स विद द वर्टिकल। कब? जब बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लिप है। इस समय बॉडी जस्ट खिसकने ही वाली है, जस्ट अबाउट टू स्लिप, चलने ही वाली है। उस वक्त जो कांटेक्ट, उस वक्त जो एंगल आएगा उसी को हम कांटेक्ट एंगल बोलेंगे। क्या? अच्छा बताओ, जैसे जैसे हम आगे वाला ताकत कम करते जाएंगे, खींचने वाली ताकत, तो ये फोर्स कम होता जाएगा, और ये कम होता जाएगा तो एंगल
जरा बताएं। जैसे जैसे हम खींचने वाला फोर्स कम करेंगे तो पीछे वाला फोर्स कम होता जाएगा, और ये कम होता जाएगा तो एंगल, भाई अगर फ्रिक्शन कम होता जाएगा, ये एफ एस मैक्स की जगह यहां पे सोचो एफ एस लिखें, एफ एस, तो ये अगर कम होता जाएगा तो टेन थीटा भी कम होता जाएगा। अगर फोर्स लगाए ही ना तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, तो केवल और केवल क्या बचेगा, केवल और केवल नॉर्मल एक्शन बचेगा, तब एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। यानी क्या इस एंगल को हम कंट्रोल कर सकते हैं खींचने वाले फोर्स से। जब हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो टेन थीटा भी जीरो होगा। जब हम पूरी ताकत से खिसकाने की कोशिश में लग जाएंगे तब टेन थीटा कितना रहेगा, म्यू रहेगा। बस में रहे। अच्छा, इसको चला दें तब क्या होगा, या जब इसको चला देंगे तब वहां एफ के लगना शुरू हो जाएगा, तब ये टेन थीटा म्यू के आ जाएगा। क्या थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें करें इस कहानी के तो समझ पा रहे हैं, है कि नहीं। अभी ये रुका है तो म्यू एस है, चल देगा तो म्यू के आ जाएगा, और जब तक फोर्स उससे भी कम था तब एंगल भी कम होगा। फोर्स ना लगे तो एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है भाई। जब भी कहा जाता है कम से कम फोर्स बताओ जिससे ये चल पड़े, तो जस्ट चल पड़े, टू स्टार्ट मोशन, जस्ट चल पड़ना या जस्ट चलते चलते रह जाना, दोनों का मतलब होता है जीरो एक्सेलेरेशन। ये बात हमने पहले भी करी है कि बस ये चल पड़े या चलते चलते रह जाए, इसका मतलब होता है जीरो एक्सेलेरेशन चलना। तो मैं तुम्हें ये बात बता देता हूं कि इसको जीरो एक्सेलेरेशन से चलाना है। जीरो एक्सेलेरेशन से चलाना मतलब यूनिफॉर्म मोशन से चलाना। तो यार जस्ट चलाने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए, चलाने के लिए कम से कम, या ना चलाने की मैक्सिमम लिमिट, ना चलाने की मैक्सिमम लिमिट, एक ही बात है यार। चलाने के लिए मिनिमम या ना चलाने के लिए सबसे ज्यादा कितना लगा सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा लगाओगे तो चल पड़ेगी, दोनों एक ही बातें हैं। तो यार हमें इस एफ का आंसर बताना है मिनिमम कितना हो जिससे ये जस्ट चल पड़े, या मैक्सिमम जिससे जस्ट चलते चलते रह जाए, एक ही बात है। ठीक है यार, तो मैं कुछ ना बोलूं तो कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं क्या। इसी तरह की बातें एक ही पैटर्न पे हम लोग चले आ रहे हैं शुरू से, आज की क्लास में यही थीम पे काम चल रहा है। ये एकदम सेट आर्टिकल है, बहुत फेमस आर्टिकल है, इसको क्वेश्चन कह लो, आर्टिकल कह लो, जो मन में आए। ये फेमस है इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। हो गया, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया। एक बात मुझे बताओ, एफ अननोन है और आंसर जो दिया है उसमें भी अननोन आया है, तो ऐसे दे सकते हैं क्या आंसर। अननोन का आंसर अननोन के टर्म में थोड़ी दे सकते हैं। चलो मैं एक मदद करता हूं, FBD बना लो। थैंक्स बोलो। नहीं, बेटा F सीधा थोड़ी लगा था, F तो टेढ़ा लगा था, तो ये F कैसे आ गया, ये क्या आएगा, एंगल से लगा हुआ क्या होता है। FBD देखने के लिए बुलाया है, आंसर दिखाओ। ये कंडीशन बनी है, मैंने जो आंसर पूछा है वो F का पूछा है, तो F का आंसर अलग करके नहीं दिखा पाएंगे। कंडीशन बिल्कुल सही बनाई, F का आंसर मुझे चाहिए। अब सही है। ये माइनस कहां से आ गया, सॉल्विंग में कुछ गलती कर दी। अब ये कंडीशन बना दी तुमने, है ना। F के आंसर में F दोगे चलेगा क्या। ज्यादातर लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि करना क्या है, बट वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आंसर कैसे देना है।
कंडीशन सही लगाई है, बट एफ का आंसर चाहिए बेटा। तो एफ को एक तरफ ले जाके निकालोगे तभी तो एफ आएगा। हाँ, सब लोग वही कर रहे हैं बट आंसर नहीं दे रहे हैं। ये आर क्या है भाई? आर क्या आ गया? एन लिखो ना, उसका नाम एन होता है। तो जब तुमने आर रख दिया तो वो फिर से वहां पर मौजूद कैसे है? आर की जगह तुमने एम जी माइनस एफ साइन थीटा रख दिया ना। एफ बी डी कहाँ है? एफ कॉस थीटा आगे, फ्रिक्शन पीछे। फ्रिक्शन को कितना है? म्यू इंटू आर। ठीक है, तो ये कहां से आ गया? आर की वैल्यू सर एम जी। तो आर की, फिर वही बात, आर की जगह अगर तुम ये रखोगे तो आर भी रखा रहेगा क्या? चलो, अब एक आंसर मिल गया है, 2 आंसर मिल गए हैं, 3 आंसर मिल गए हैं। नहीं, अच्छा तुमने थोड़ा सजा दिया है, इतना सजाने की क्या जरूरत थी। ठीक है, हाँ ऐसा ही कुछ मिलाएं जरा। ज्यादातर लोग अब सही रास्ते पे आ गए हैं। यार ये कोई बताएगा नहीं, फैसले हमें खुद से लेना है। क्या यार एफ को टेढ़ा दिखाना, खुद दिखाओ भाई। एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। अब हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में कौन कौन से लॉ लगने वाले हैं? फर्स्ट और सेकंड क्यों लगेगा जब कहीं एक्सेलेरेशन है ही नहीं? क्या बताओ, हॉरिजॉन्टल में भी एक्सेलेरेशन 0 है और वर्टिकल में भी एक्सेलेरेशन 0 है, तो हॉरिजॉन्टल में भी फर्स्ट लॉ लगना है, वर्टिकल में भी फर्स्ट लॉ लगना है। तो लगाओ, किसने मना किया है? ठीक, हाँ, एफ की छुट्टी कर देते हैं और उसकी जगह क्या एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट एफ कॉस थीटा आता है, दूसरा वाला क्या आता है? एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा। इसके अलावा क्या है? एम जी नीचे है, हम ये मान के चलेंगे कि एम जी एफ साइन थीटा से ज्यादा है, वरना तो ये उड़ जाएगा, ऐसा कोई डिस्कशन फेमस नहीं है। एम जी ज्यादा होगा, एफ साइन थीटा कम होगा, तो नॉर्मल ऊपर लगेगा कि नहीं? इसके टच में है तो नॉर्मल लगना ही चाहिए, जमीन के टच में है। इतने फोर्सेस हमेशा लगाते आए हैं, है ना। और इसके अलावा क्या लगेगा पीछे? अगर ये जस्ट चलने के हालात में है तो एफ के, या चलते चलते रह गया है तो एफ एस मैक्स। दोनों एक ही बातें हैं क्योंकि म्यू में अंतर किया ही नहीं है, रफ सरफेस है यार। अब मुझे बताओ, हॉरिजॉन्टल में भी ए 0 है तो क्या लिखना चाहिए? एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। अरे एफ एस मैक्स क्या होता है? म्यू इंटू एन। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्कशन है। वर्टिकल डिस्कशन क्या होगा? वर्टिकल में क्या हम लिख सकते हैं? वर्टिकल में एफ साइन थीटा किसके इक्वल होगा? एफ साइन थीटा और एन मिलके किसके इक्वल होगा? एम जी के। तो यार एन कितना आ जाएगा? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। एन की जरूरत है कि नहीं? अरे देखो यहाँ एन चाहिए कि नहीं, तो हम एन की जगह क्या लिख देते हैं? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब हमारा अननोन क्या है? एफ है, तो जो अननोन होता है उसको एक तरफ लाया जाता है, तो हमने यार एफ यहां ला दिया कॉस थीटा, ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। आराम से देख लें यार, हमें आंसर लाना था एफ का, तो एफ का आंसर क्या गया? म्यू एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यार ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो इसके सीधे सीधे आने के चांसेस हैं, करते करते रट जाए अच्छी बात है, बट इतनी बातें समझ में आना चाहिए क्योंकि ये वो स्टेप हैं जो हर बार कर रहे हैं हम लोग। कहाँ दिक्कत है बताएं भाई? फैसला लेने की हिम्मत दिखाना पड़ेगी, गलत हो जाए सही हो जाए, कॉपी फट जाए, 2 पन्ने बर्बाद हो जाए, होते जाए। यार ये एक आंसर फेमस है, एक और आंसर फेमस है इसी का आगे वाला। मुझे बताओ, अगर मैं थीटा 30 रखता हूं तो कुछ और आंसर आएगा, थीटा 60 रखता हूं कुछ और आंसर आएगा। मतलब थीटा बदल बदल के इस आंसर को बदला जा सकता है कि नहीं? ये आंसर गिवन थीटा के लिए आया है। ये किसके लिए आया है? फॉर गिवन थीटा।
अब मैं कह रहा हूं थीटा ऐसा चुनो कि ये आंसर और मिनिमम आ जाए। ये मिनिमम आंसर है नो डाउट, चलाने के लिए मिनिमम आंसर है, लेकिन गिवन थीटा के लिए। अब मैं कह रहा हूं थीटा बदल बदल के बहुत सारे थीटा संभव है जिन पे एफ और ज्यादा हो सकता है, तो ऐसा कौन सा थीटा चुने जिससे ये सबसे छोटा है? 45 होगा। 0 पे तो 0 90 पे सेम केस हो जाएगा, फिर तो 2 चुनना पड़ेगा। नहीं पता क्या 45 साइन लगाओ, अगर 90 कर दोगे तो cos वाला 0 हो जाएगा। तो कुछ बीच का आएगा, लेकिन वो बीचों बीच आएगा ऐसे कैसे कह सकते हैं? कुछ बीच का आएगा मगर वो बीचों बीच आएगा ऐसे नहीं कह सकते हैं। तो ये समझाना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए इसका आंसर रटना ठीक काम है। मैं समझाऊं क्या यार? इसके एफ मिनिमम का आंसर आता है फर्दर मिनिमम, मिनिमम मोस्ट। मिनिमम मोस्ट मतलब इससे ज्यादा मिनिमम नहीं होता। चलो यार, मोस्ट मिनिमम आंसर यार, ऐसा थीटा चूज करना, ऐसा थीटा चूज करना जिससे एफ सबसे कम हो। क्या स्टेप होना चाहिए? थीटा बदल बदल के ऐसा थीटा चूज करना जिससे एफ सबसे कम हो। बताओ तुम्हारे क्या स्टेप होना चाहिए? क्या ये y एज ए फंक्शन ऑफ थीटा है और तुमसे कोई कहे y सबसे कम करना है थीटा बदल बदल के, तो याद आया यार मिनिमम मैक्सिमम हमने कभी पढ़ा है, तो तुम क्या करोगे? चलो यार, इसका डिफरेंशिएशन एक बार करोगे। डबल डिफरेंशिएशन तो मैंने सिखाया ही नहीं है, ये किसने बताया? मैंने तो डबल डिफरेंशिएशन जैसी कोई बात करी नहीं है। हम क्या निकालेंगे? df बाई डी थीटा, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसको किसके बराबर लिखेंगे? 0 के बराबर। जब ऐसा करेंगे तो सॉल्व करके आएगा टेन थीटा बराबर म्यू। ठीक है, हम नहीं करेंगे। उसका आंसर क्या आएगा? टेन थीटा इक्वल टू म्यू। सॉल्व करके क्लास के बाद अलग से निकालेंगे। टेन थीटा इक्वल टू कितना आएगा? म्यू। अब टेन थीटा आ गया, जबकि यहां पर लिखा है कॉस थीटा साइन थीटा, कोई बात नहीं। अगर हमें टेन थीटा पता हो, टेन थीटा पता हो तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, परपेंडिकुलर म्यू है और बेस क्या है? 1, तो हाइपोटेनस क्या होगा? अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। क्या अभी अगर टेन थीटा पता था तो हम कॉस भी जान गए और साइन भी जान गए। तो एफ का मिनिमम मोस्ट, एफ का मिनिमम मोस्ट, मिनिमम मोस्ट, ये थोड़ा पहली बार आया मिनिमम मोस्ट, ये आएगा म्यू एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा बोले तो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन थीटा। बता यहां से साइन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस आएगा कितना? म्यू अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया म्यू एम जी डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अच्छा बताओ, क्या हम 1 बाई रूट 2 को, 1 बाई रूट 2 को, सॉरी 2 बाई रूट 2 को, 2 बाई रूट 2 को रूट 2 लिख देते हैं कि नहीं? तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये इसका आंसर है मिनिमम मोस्ट। मतलब हमने थीटा नहीं पता चला, 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर था, मैंने अंडर रूट से इधर और अंडर रूट से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया अंडर रूट खत्म और इससे कट गया। क्लियर है? खैर हमें क्या करना है, मैंने कहा ये निकालना सीख लो क्योंकि ये बहुत बेसिक से कनेक्टेड है, इसके बाद की कहानी रट लो। टेन थीटा इक्वल टू म्यू तो रट ही गया भाई, ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, अभी आया, एक बार और आने वाला है, तो ये तो तुम ऐसे रट लोगे, टेन थीटा बराबर म्यू, और टेन थीटा रख के ये आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, टेन थीटा को यूज करके ट्राइंगल बना के साइन कॉस ला के ये आंसर फर्दर मिनिमाइज किया जा सकता है। ये मिनिमम मोस्ट आंसर है, थीटा बदल बदल के ऐसा थीटा चूज करना। ये 45 नहीं आया है, ये आंसर आया है टेन थीटा इक्वल टू म्यू, यानी थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। तो यार एंगल का आंसर आ गया है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, और मिनिमम फोर्स का आंसर आ गया है ये। क्लियर है भाई? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो सकती है? पहले पूछेगा कि यार चलाने के लिए मिनिमम फोर्स बताओ, तो ये आंसर है गिवन एंगल के लिए। अगर एंगल में आंसर दिख रहा है तो ये है, एंगल जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, इसका मतलब ये आंसर पूछा है। 4 ऑप्शन देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर पूछा है।
तो क्या सॉल्व करके निकालोगे? अभी मैंने एक स्टेप जंप किया है डी एफ बाई डी थीटा जीरो करने वाला, वो भी करोगे क्या? कहाँ कुछ और समझाना है मैं समझा दूंगा, बस ये मत कहना कि इसको करके दिखाओ। और कुछ क्या हो गया? एक साल और कोचिंग करना, अगले साल से इस फॉर्मूले में म्यू एम जी है तो उसको अगले साल देना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ तुम अपना सोचो यार। हाँ भाई, म्यू एम जी था, इधर ध्यान दे, म्यू एम जी था, इधर क्या है कॉस थीटा, इधर क्या है साइन थीटा। हमें यार डी एफ बाई डी थीटा जीरो करके पता चला टेन थीटा इक्वल टू म्यू, तो म्यू है परपेंडिकुलर, वन क्या है बेस, म्यू बाई वन मान ले, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, तो हाइपोटेनस कितना आ गया? अब बताओ हाइपोटेनस आ गया तो बताओ कॉस थीटा क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कितना म्यू बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब ये कॉस थीटा उठा के यहां रखा, ये साइन थीटा उठा के यहां रखा, वो मैंने यहां करके दिखाया है। अभी बात क्लियर है? ऐसे किसी भी तरह के डाउट किसी के मन में भी आते हो तो पूछ सकता है, जितना बताया है उस दायरे में, बाहर की बात पूछना है तो क्लास के बाद आ सकता है। ये सारी बातें करने के दिखाने में मुझे बहुत मजा आता था, लेकिन मैंने कैसे अपने आप को रोका हुआ है मैं जानता हूं। अपने आप को तुम लोगों के हिसाब से मैंने ट्यून्ड कर रखा है, तुम्हारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट ये नहीं है। अगर ये स्कूल होता तो ये क्लास का मॉनिटर होता। ये क्लास का मॉनिटर सब में कमियां निकालना जानता है, लेकिन ये स्कूल नहीं है। नोट कर लिया भाई लोग? मिला था? नोट कर लिया भाई? एक इंक्लाइन ट्रैक में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है और उसके इंक्लिनेशन को बदला जाता है, मैं सोच रहा हूँ इंक्लाइन ट्रैक कहाँ से लाऊं, तो यार ये इंक्लाइन ट्रैक है, अभी हॉरिजॉन्टल है, क्या इसको जैसे जैसे मैं टेढ़ा कर रहा हूँ इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसके चांसेस हैं कि ये गिर जाए। क्या इस समय जबकि ये रुका है, तो इस समय इसको किसने रोक रखा है? फ्रिक्शन ने। मैंने क्यों रोक रखा है? फ्रिक्शन ने रोक रखा है। लेकिन जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाऊंगा तो एक समय आएगा जब इसके अंदर मोशन शुरू हो जाएगा। नहीं, ये देखो यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है अभी नहीं, और एक एंगल ऐसा भी होगा जिसमें एक्सीलरेशन के साथ चलेगा। तो मैं बात कर रहा हूं जस्ट जब वो चलना शुरू करता है, ऐसा एंगल जिसपे वो जस्ट चलना शुरू करता है। तो बता जस्ट चलना शुरू करता है तो उस समय इस पे बस चलना शुरू ही किया है, उस समय जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है उसी को हमने क्या बोला है? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो उस समय क्या हालात होंगे? इसको ड्राइव करने वाला फोर्स और रोकने वाला जस्ट
बैलेंस्ड होंगे। भाई जब मैं कहता हूं जस्ट चलना मतलब कितने एक्सेलेरेशन से चलना, जीरो एक्सेलेरेशन। जस्ट का हमेशा मतलब होता है जीरो एक्सेलेरेशन चलाना। तो मुझे बताएं इस एम मास पे कौन कौन से फोर्सेस हैं? क्या सीधे याद है? हम लोगों ने पिछले टॉपिक में ये सारी बातें करी। जिसको नहीं याद है जनता की मांग पे एक बार फिर से, क्या mg ऐसे लगता था? हम लोग ये शो कर चुके हैं कि ये थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आएगा, ये थीटा आएगा। mg इधर है, थीटा इधर है, तो बताओ यार ये वाला कॉस थीटा, ये वाला साइन थीटा। mg कॉस थीटा के खिलाफ रोकने वाला कौन है? नॉर्मल। mg साइन थीटा के खिलाफ कौन है? फ्रिक्शन। अब इस बार फ्रिक्शन भी है और जस्ट चलने के हालात है, मतलब फ्रिक्शन अपनी पूरी दम से लगेगा नहीं। तो बस अब क्या करना है हमें यार, जस्ट अबाउट टू स्लिप वाले हालात है, एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो है। तो हम क्या लिख सकते हैं, mg साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, fs मैक्स। अच्छा fs मैक्स क्या होता था, म्यू इंटू एन। तो n क्या है, क्या यार n भी तो हम बातें कर चुके हैं, वर्टिकल में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं n कितना होगा। ये बात हम लोग यार इस कदर जानते हैं कि रात में कोई सोते जगा के पूछे बस मेरा, तो हम इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल एक्शन के बारे में बता सकते हैं। म्यू इंटू क्या, mg cos थीटा, और ये क्या mg sin थीटा। mg खत्म, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, अरे cos इधर आया तो टेन थीटा। ये तीसरी बार आया है। क्या एंगल ऑफ रिपोज भी यही है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी यही है। अब क्योंकि ये खास एंगल है तो इसका नाम हम थीटा ना देके लेमडा देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, लेमडा। मतलब खास है ना यार, खास है तो यार इसका नाम हम क्या देने वाले हैं, लेमडा। थोड़ा मतलब सम्मान देने की बात है तो इंसानी, मतलब जैसे नहीं होता कि इंसानी है लेकिन खास है तो उसको श्री लगा के संबोधित करते है ना। खास है तो हम महामहिम लगा के संबोधित करते हैं, खास है तो हम बस लेमडा नाम दे देते। 1008 श्री श्री 1008, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो 1008 बार बोलना नहीं चाहता, आलसी है। वरना कायदे से जब 1008 बार श्री श्री है तो बोलना चाहिए उसको, ये सुनने। हाँ ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो ऐसा है कुछ वहां पढ़ा है तो वहां की बात है। टेन थीटा में नहीं, देखो एक लॉजिक, चलो मैं एक लॉजिक ये है कि टेन थीटा डायमेंशन वाली क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस है, और म्यू तो डायमेंशन लेस के बराबर आएगा। एक लॉजिक यही है, टेन थीटा क्या आएगा, म्यू आएगा। और दूसरा लॉजिक ये है कि देखो ये हमने सॉल्व करके दिखाया है, टेन थीटा म्यू आया है। नहीं कुछ तुम्हें पता है तो बताओ, फिर मैं सोचूं कि तुम्हें सही पता है कि नहीं। अभी और कुछ मेरे पास तो नहीं है। हैं जस्ट अ मिनट, वो डिस्कशन हॉरिजॉन्टल में चलाने का था और ये इंक्लाइन में, वहां फोर्स तिरछा था। ये कहानी अलग है, उस कहानी से इस कहानी का कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर जैसे कि कई चीजों के आंसर दो आ जाते हैं, तो क्या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्या? तो इसका नाम होता है इत्तेफाक। इत्तेफाक से दोनों के आंसर सेम है, तीनों के आंसर सेम है, यस। और तीनों बार सिचुएशन अलग अलग है। हाँ एक लॉजिक यही है कि दोनों डायमेंशन लेस हैं, इसलिए इससे संभावना ज्यादा है मैच करने की। टेन थीटा का आंसर अगर म्यू के टर्म में आएगा तो ये पक्की बात है यार कि वो म्यू की डायमेंशन, इसकी डायमेंशन सेम होगी। यहां कुछ mg थोड़ी आ जाएगा, वो कट जाएगा, और हर बार कट रहा है इसलिए आंसर सेम आ रहा है। नहीं तो हाँ नहीं, एक क्या लिख दे,
हाँ लेकिन सॉल्व करने पे तो 10 ही आया ना भाई। अभी तुमने रट्टा मारी कोचिंग देखी ही नहीं है। वो तो ये भी नहीं समझाते हैं, वो तो सीधे ये बताते हैं कि 10 लैम्डा म्यू होता है, और ऐसा सवाल कर दोगे तो फिर वो पता नहीं क्या ही समझेंगे। मतलब ऐसे सवाल का कोई जवाब मुझे अभी तो नहीं पता, अगर तुम्हें पता है तो बताओ, तो मैं बताऊं कि तुम नहीं पता है तो फर्जी बात है ये, कि जब मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं, पूरा मैथमेटिकली कनेक्ट करके दिखा रहा हूं, तो उसका कोई एक फीलिंग डेवलप करने वाली बात हो सकती है कि हम सर एक और फीलिंग डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, करना चाहते हो, नहीं है, ये भी जवाब है। अब कोई कहता है कि सर ठीक है प्रूव तो कर दिया है, मगर कोई एक और बात बताइए जिसमें मजा आए, ये कोई बात नहीं हुई। मतलब तो ऐसी बात हो गई कि अभी मजा नहीं आ रहा सर करके। अरे कोई डांस इंडिया डांस थोड़ी चल रहा है कि जिसमें ये स्टेप गलत था, आपने स्टेप में अच्छा किया होता। अरे कोई ये गाने वाला शो थोड़ी कि वहां आपकी आवाज थोड़ा सा लड़खड़ा गई थी, मजा नहीं आया, मैं फिर से करके दिखाओ। भाई जब हमने सब कुछ मैथमेटिकली कनेक्ट कर दिया, तो इसके बीच में कोई कहानी में अगर ट्विस्ट हो तो पूछो। जितने लॉजिक मेरे पास थे वो मैंने दे दिए हैं, इसके अलावा अब कोई लॉजिक होगा तो जरूर बताएंगे, या तो किसी को पता हो तो उस पर चर्चा करें, वो सही है नहीं मैं वेरीफाई कर सकता हूं, इतना तो समझदारी है ना। तो अगर कुछ पता हुआ करे तो भैया बता दिया करो, तो मैं उस पर कुछ कमेंट कर सकता हूं कि भाई ये इसका हाँ ये सही भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया की सारी नॉलेज मेरे पास है, ऐसा हो सकता है कि कोई एक नया थॉट लाके दे दे तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़े, लेकिन तुम करवाओ तो। मेरे पास इतना ही है भाई कि भाई मैंने सॉल्व करके प्रॉपर प्रूव करके बस एक स्टेप यहां जंप किया, उस पर लिख देते हैं, है ना। एक कॉस लेमडा इधर आया है बराबर म्यू साइन अपॉन कॉस 10 होता है, 10 बराबर म्यू लेमडा म्यू। हाँ एक में फोर्स टेढ़ा था, एक में इंक्लाइन टेढ़ा है। ठीक, हाँ सब में स्लाइड ही कर रही, उसी में आंसर पूछा गया है, बिल्कुल। इसमें टेढ़े में, उसमें हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, ये तो दिख ही रहा है इसमें, मतलब मैंने कुछ छुपाया थोड़ी है। हाँ भाई ये आंसर क्लियर है भाई, ये खास आंसर है। मान लिया इस इंक्लाइन प्लेन के लिए वो आंसर 30 डिग्री आ गया, मान लिया इंक्लाइन प्लेन के लिए वो आंसर कितना आ गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे बॉडी जीरो एक्सेलरेशन से चलेगी, और 60 पे एक्सेलरेशन, और 20 पे नहीं चलेगी। तो अब हम दो डिस्कशन और करने वाले हैं कि जब एंगल थीटा, मैं थीटा जनरल नाम देता हूं, लेमडा से कम है, क्या हो सकता है, बिल्कुल नोट कर लें। इसके बाद क्लास मिस होगी वो वर्क पावर वो लोग किया हाँ अभी वर्क पावर एनर्जी में समय है, 1 2 या 3 बस, नहीं सर्कुलर मोशन ना मैंने काइनेमेटिक्स में पढ़ाया है, सर्कुलर मोशन ना मैंने एलओएम में पढ़ाया है, मैं अलग ही पढ़ाऊंगा। अगर किसी ने मिक्स कर दिया है तो रायता फैल गया होगा। हाँ यही होता है यार, कि पता नहीं टीचर इतना रायता फैलाने की हिम्मत कैसे जुटा लेते हैं, बिना सर्कुलर मोशन पढ़ाए तो फैल ही जाता है, सर्कुलर मोशन पढ़ा के कैसे बचा ले जाते हैं। हाँ भाई मैंने कहा यार इस बार दो सिचुएशन है, थीटा लेमडा से कम है, लेमडा याद है ना, लेमडा क्या होता है, और दूसरी सिचुएशन है थीटा लेमडा से ज्यादा है।
तो यार थीटा अगर लैम्डा से कम है तो बॉडी विल नॉट एक्सेलेरेट। ये बात हम लोग एक्सपेरिमेंटली यहां देख लिए हैं कि एक एंगल से ज्यादा करने पे एक्सेलेरेशन आएगा, और थीटा अगर लैम्डा से ज्यादा है तो बॉडी विल एक्सेलेरेट। तो यार यहां क्या डिस्कशन हो सकता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? एक्सेलेरेशन तो जीरो ही है ना यार। यहां क्या होगा कि जब बॉडी एक्सेलेरेट करेगी तो एक्सेलेरेशन कितना होगा और फ्रिक्शन कितना होगा, दो चीजें हो सकती हैं। हमें नहीं पता ये थीटा ज्यादा है कि कम है, हम थोड़ा जनरल बात कर लें। कौन कौन से फोर्सेस हैं इसमें? हाँ, नीचे mg साइन थीटा है ना, ऊपर n, नीचे क्या mg cos थीटा। इसके अलावा क्या? फ्रिक्शन। इसका नाम मैंने ना fs लिखा है, ना fk लिखा है, ना fs मैक्स लिखा है, केवल f लिखा है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो fs होगा कि fs मैक्स होगा कि fk होगा। तो f लिखने का मेरा मतलब है कि ये कुछ भी हो सकता है, जिसकी लिमिट कितनी है? जिसकी लिमिट होती है म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। तो क्या हमेशा फ्रिक्शन पूरी ताकत से लगता है क्या? नहीं। चलो अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, मतलब इसका एंगल लेमडा से कम है, तो बता यार बॉडी में एक्सेलेरेशन नहीं आएगा, तो इस समय इसको कितना फ्रिक्शन लगेगा और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? मैं लिख सकता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट यानी कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन जब लगता है तो मतलब उसका एक्सेलेरेशन हम क्या मान के चल रहे हैं? जीरो। तो इसका मतलब आगे वाला और पीछे वाला, क्या उसके लिए पीछे वाले की दम जानने की जरूरत नहीं है? अरे याद है ना यार कि अगर किसी बॉडी में 10 न्यूटन का फोर्स है और बॉडी रुकी है, तो हम बिना कुछ बताए, बिना कुछ जाने यही कह सकते हैं कि ये फ्रिक्शन कितना होगा? 10 न्यूटन। बस ये पता है कि एक्सेलेरेशन जीरो है। तो क्या हम कह सकते हैं इस समय mg sin थीटा आगे लग रहा है और बॉडी का एक्सेलेरेशन क्या है? जीरो। तो इस समय फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? mg sin थीटा। ये थोड़ा सा नई बात है, अक्सर लोगों के दिमाग में फ्रिक्शन मतलब ये होता है ना? ये एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? फ्रिक्शन मतलब जितना जरूरत उतना लगेगा, क्यों? बॉडी रुकी है। चलो ये तो बात हो गई कि अगर मामला कम एंगल वाला है। अगर मामला ज्यादा एंगल वाला है तो mg sin थीटा माइनस fk। बता, ज्यादा एंगल वाला है तो mg sin थीटा और फ्रिक्शन, mg sin थीटा और फ्रिक्शन की लिमिट में कौन ज्यादा है? mg sin थीटा। तो एक्सेलेरेशन आएगा। और पीछे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। एफ के कितना होता है यार? फ्रिक्शन विल एक्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन भी हम लोग म्यू इंटू एन ही लिखते हैं, तो वो भी कितना लिखा जा सकता है? म्यू एम जी कॉस थीटा। देखो यार जब अंतर करेंगे तब म्यू के लिख देंगे, अभी फिलहाल हमें यहां क्या लिख देना है? एफ के। तो इक्वेशन क्या बनेगी? एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इक्वल टू एम ए। क्या बनेगी? एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए। तो ए इक्वल टू कितना आ गया? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। क्या ये फॉर्मूला भी थोड़ा फेमस सा हो गया है, इसलिए ये बातें निकालना भी आना चाहिए, रटी भी हो तो अच्छी बात है। नोट करें। अब ये बात यहां भी लिख देना, एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज।
इक्वेट हो गया यार। 2 क्लास में जो भरा रहता है मन में कि जाके क्लास में बात करेंगे, वो इक्वेट हो गया। रहता है कि मतलब क्लास जाएंगे तो इतना सब बातें करना है, उसका सिलेबस खत्म किए बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। अब तुम लेट आओ चाहे जल्दी आओ, सिलेबस तो खत्म करना ही है। ये सिलेबस जाए भाड़ में, पहले अपना वाला जो भरा है अंदर वो तो निकले। निकल गया, बहुत बढ़िया, गुड। अब मन लगाओ यार इसमें। अच्छा तुम्हें याद है यार, जब ये रफ नहीं हुआ करता था, म्यू 0 हुआ करता था, तो एक्सेलेरेशन कितना आता था भाई? स्मूथ होता तो म्यू 0 होता, और म्यू 0 होता तो ये कितना आता? जी साइन थीटा। तो यार ये ज्यादा जनरल आंसर है या उस क्लास वाला ज्यादा जनरल आंसर था? ये ज्यादा जनरल है। कई बार आगे वाली चीजें पुराने वालों को एक्सप्लेन कर ले जाती हैं, पुरानी वाली इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकती। तो ये आंसर ऐसे याद रहेगा, जी साइन थीटा तो पहले भी होता था, उससे कुछ घट गया, और क्यों घट गया? फ्रिक्शन की वजह से घट गया। बात क्लियर है? तो ये इसकी फिजिक्स थॉट है जो हम सोच सकते हैं। अब कुछ थॉट अगर आ रहे हैं तो सोच सकते हैं, हर थॉट बोला भी नहीं जाता कई बार। समझ पा रहे भाई? अगर यही क्यों आया है आंसर, तो इसमें थोड़ा सी बात हम लोग कर सकते हैं कि अगर म्यू 0 होता तो जी साइन थीटा होता। अब फ्रिक्शन है तो कुछ कम आएगा, कितना कम आएगा? तो म्यू जी कॉस थीटा कम आएगा। ठीक है भाई, ये बात कन्विंसिंग लग रही है? नहीं, यही फिजिक्स है। मैथ से फीलिंग डेवलप करना इज फिजिक्स। ये सब मैथ्स है। हम लोग पूरे साल जो लिखते हैं वो क्या होती है? मैथ्स। लेकिन उससे जो कंक्लूजन बनते हैं, जो थॉट डेवलप होते हैं, यानी फिजिक्स तो हम मन में चलाते हैं। पूरे साल मैंने तुम्हें फिजिक्स पढ़ाई है, तुम फिजिक्स पढ़ने आए थे ना यार, तो मैंने फिजिक्स पढ़ाई है, मगर लिखाया क्या है? तो सही है यार, यही तो आए थे तुम, इसीलिए तो आए थे फिजिक्स पढ़ने। तो अब कोई ये ना कहे कि सर आपने फिजिक्स पढ़ाई है, लिखाई नहीं है। हाँ, वादा यही था, फिजिक्स पढ़ने की सबसे अच्छी कोचिंग। वेल मैं क्या तुम लोगों को आज तक ये नहीं पता है? क्या बात कर रहे हो यार? क्या बात कर रहे हो यार? तो मैं इसका मतलब सही से कन्वे नहीं कर पाया हूं। तुम लोगों ने आज तक रेट किया है कि नहीं यार मेरे पेज को, गूगल पेज को? कितनों पास अभी फोन है? जिसको जो मन आए, निगेटिव पॉजिटिव 5 तक होता है, 1 से 5 तक, जिसको जो मन आए वो अभी रेट करेगा। फोन निकालो। तुम लोग यार पता नहीं यार कि कोचिंग जुड़े हो। हाँ, तुम मानते हो? टाइप करें फिजिक्स क्लासेस नियर मी, तो उसमें आएगा P3 फिजिक्स। देखो जरा, ओपन करो यार, अभी तुम छुप छुप के देख रहे थे यार। नहीं मिला? फिजिक्स क्लास नियर मी डालोगे तो सबसे ऊपर अपना ही आएगा, क्योंकि इसके पास किस यहाँ पढ़ने से पहले डाला था? तुम लोग पिछले साल से पढ़ रहे हो ना, नए लोगों ने नहीं दिया। तुम्हारा फोन कहाँ है? हाँ, नेट नहीं है। नेट तो यहाँ है, मगर मैं आज दे दूंगा तो मैं रोज
फिर तुम लोग यहीं पे नेट यूज करोगे, इसका पासवर्ड बदलना पड़ जाएगा। तो भाई फिर नेट तो मैं नहीं दूंगा यार, बिना नेट के करना हो तो कर दो यार, ये मोलभाव नहीं चलेगा। हो गया भाई, आगे बढ़ जाएं। चलो यार, आज एक साथ बहुत सारे लोगों की रेटिंग। तो क्या अभी तक तुम लोगों के डालने से भी चली जाएगी क्या? हाँ डालो बिल्कुल। ये तो डालना चाहिए, ये सब सदा पढ़ाने की एक्टिंग करिए। शॉर्ट वीडियो बनाना हो गया भाई, 5 मिनट यार मेरे लिए तुम लोगों का। आपको पैनल लिख के भेज, क्या लिख के भेजा है? बहुत गंदा मत लिखना यार, थोड़ा गंदा लिख सकता है। इस्तीफा की अंग्रेजी। ये देखो सर, वो अपने छोटे को देखो, रेटिंग 90 अभी बोलोगे तो 2050 में जाकर क्या इसमें भी आता है क्या, इस फोन में भी? हाँ ऐसे बच्चे गेम खेलेगा। यहाँ पर पढ़ाई आपको बहुत सही यार, बहुत अच्छा लिखे गया है अभी। थीटा का एंगल है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। ये एम मास का ब्लॉक है, उसके बगल में ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक है। यार ये 2 किलोग्राम का, ये 200 किलोग्राम मन में इमेजिन करो, ठीक है। स्मूथ सरफेस है, कौन तेज चलेगा, छोटा वाला या बड़ा वाला? कितने लोगों को लगता है छोटा वाला तेज चलेगा? हाथ उठाएं। कितना, कौन ज्यादा तेज से एक्सीलरेट करेगा? चलो यार, A1 इसको 1 कह रहा हूं, इसको 2 कह रहा हूं। A1 A2 से ज्यादा होगा, A1 A2 से ज्यादा होगा, या A2 A1 से ज्यादा होगा, या A2 A1 के बराबर होगा, या कुछ कह नहीं सकते। चलो यार, फर्स्ट वाले हाथ उठाएं कि छोटा वाला तेज चलेगा। छोटा मतलब तेज, अक्सर फिल्मों में बड़े भाई का बदला छोटा लेने आता है। हाँ भाई, A2 A1 से ज्यादा है, हाथ उठाएं। A2 A1 से ज्यादा है, A1 A2 बराबर है, बराबर है। क्यों? तुम्हें पता है भाई, इसका भी एक्सेलेरेशन क्या आता है, जी साइन थीटा। इसका भी एक्सेलेरेशन क्या आता है, जी साइन थीटा। दोनों का एक्सेलेरेशन क्या है, बराबर है। तो मुझे बताओ, अगर इनको सटा के रख दिया जाए, ऐसे सटा के रख दिया जाए, बिल्कुल ऐसे, ये स्मॉल एम, ये कैपिटल एम, तो ये नॉर्मल एक्शन कितना आएगा? कैसे निकालोगे एन? तो पहली चीज पे हम आते हैं, एन लगता क्यों है यार? एन हो या टी हो, यही क्वेश्चन टेंशन में भी पूछा जा सकता है। सोचो, मैं यहां पर ये स्मॉल एम रख दूं और यहां कैपिटल एम रख दूं, बता कौन ज्यादा एक्सेलेरेशन से नीचे जाना चाहता है? तो अगर मैं इनके बीच में बंधन बांध दूं तो दत्ता, इसमें धागे में टेंशन आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो निकाल के बताओ। अच्छा मुझे बताओ, जब मैंने पहली बार तुमसे टेंशन का क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने कहा था ये चलते रहना चाहता है, ये रुका रहना चाहता है, धागा लगाओगे तो धागा अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, दोनों को साथ चलाएगा। यहां अगर मैं इनको धागा तोड़ के देखता हूं तो पता चल रहा है कि ये भी जी साइन थीटा से चलना चाहता है और ये भी जी साइन थीटा से चलना चाहता है। कौन जल्दी में है? दोनों बराबर जल्दी में है। और जब दोनों बराबर एक्सेलेरेशन चलना चाहते हैं तो धागे को टेंशन में आने की कोई जरूरत, धागा टेंशन में तब आता है जब कोई एक, या धागे का फोर्स फ्रिक्शन और नॉर्मल में ये कॉमन बात है। वो अलग बात है कि धागा नॉर्मल कांटेक्ट बॉडी टच होने पे लगता है,
टेंशन धागा कनेक्ट होने पे लगता है और फ्रिक्शन जमीन से लगता है, लेकिन हर एक में एक कॉमन बात है, लगता तभी है जब कोई एक जल्दी में हो। तो मुझे बताओ, जब ये भी जी साइन थीटा से गिरना चाहता है, ये भी जी साइन थीटा से गिरना चाहता है, तो धागे का टेंशन क्या आएगा? जीरो। अब तुम इसमें मैथ्स लगा के भी निकाल सकते हो, ये फिजिक्स से भी समझ में आना चाहिए। मैथ्स लगा के क्या लिखोगे? एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू एम ए, टी माइनस जीरो इक्वल टू एम ए, और ए लिख देना जी साइन थीटा। जब सॉल्व करोगे तो टी क्या आएगा? जीरो। लेकिन कोई करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे समझो कि जब दोनों बराबर जल्दी में है तो धक्का मुक्की क्यों होगी? क्या बात समझ रहे हो? यहां बताओ नॉर्मल क्या आएगा? अगेन जीरो। क्यों यार? इंडिपेंडेंटली ये भी जी साइन थीटा से गिरना चाहता है, ये भी जी साइन थीटा, दोनों अगल बगल हैं लेकिन धक्का मुक्की नहीं हो रही है। क्यों? कि कोई एक जल्दी में होता तब धक्का मुक्की होती ना। तो जब भी ये चेक करना हो कि धक्का मुक्की होगी कि नहीं होगी, उसके लिए ये चेक करना है कि अलग, अगर ये सटे ना होते तो कैसे चलते, ये पता करना पड़ेगा। सटे ना होते तो कैसे चलते? तो सटे ना होते तो जी साइन थीटा से चलते, तो इसका मतलब कोई जल्दी में नहीं है, और कोई जल्दी में नहीं है तो दोनों को बराबर जल्दी है, या कोई जल्दी में नहीं, एक ही बात है। तो नॉर्मल क्या आएगा? जीरो। क्या बात समझ रहे हैं? अब यही बात क्या रफ सरफेस में ही कह सकते हैं? बताओ इसका एक्सेलेरेशन कितना आएगा? यार अभी अभी हम लोगों ने जी साइन थीटा माइनस म्यू जी, क्या वो आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ मास था कि नहीं था? ये लाइन एक नोट करके नीचे लिखें, आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। और ये तब से इंडिपेंडेंट है, वो मास से इंडिपेंडेंट है। यानी चाहे भारी मास हो चाहे छोटा मास हो, चाहे भारी मास हो चाहे छोटा मास हो, दोनों का एक्सेलेरेशन कैसा है? मास से इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा से गिरना चाहते हैं। और जब दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है तो नॉर्मल क्या आएगा? यहां जीरो आएगा, यहां भी जीरो आएगा। यहां धागे का टेंशन क्या आएगा? जीरो आएगा। अच्छा मुझे बताओ, एक मास दूसरा मास ऐसे हवा में गिरा दिए गए हैं छज्जे से, ठीक है? तो जब तक वो जमीन में गिर नहीं जाते तब तक इनके बीच में नॉर्मल एक्शन कितना होगा? हाँ, जीरो होगा। लॉजिक क्या है? ये भी जी से गिरना चाहता है, ये भी जी से गिरना चाहता है, कोई एक दूसरे के साथ धक्के में, यानी अगर लिफ्ट में हम खड़े हैं और अचानक से लिफ्ट का धागा टूट जाए तो क्या होगा? अरे हम लिफ्ट के ऊपर खड़े तो हैं मगर लिफ्ट से हमारा कोई वास्ता नहीं है, वो भी जी से गिर रही है, हम भी जी से गिर रहे हैं, तो बस टच है मगर धक्का मुक्की नहीं है, नॉर्मल एक्शन जस्ट जीरो हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? जब लिफ्ट नीचे एक्सलेट करती है तो थोड़ा सा वेटलेसनेस फील होता है, वो कांटेक्ट छूटने वाला ही माहौल होता है, लेकिन जब जी से गिरने लगेगा तो छूट ही जाएगा कांटेक्ट। क्या बात समझ रहे हैं? यानी यार पहली वजह तो यही है यार, नॉर्मल या टेंशन लगने की। यानी अगर मैं कह दूं एक लिफ्ट के अंदर ये बॉब टंगा हुआ है एम मास का, लिफ्ट भी जी से गिर रही है हवा में, लिफ्ट की ऊपर वाली रस्सी टूट गई है, तो ये भी तो जी से गिरना चाहता है। बताओ इस धागे में टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अब तक बनाए जा चुके हैं जो यही पूछते हैं बस, है ना? एक क्वेश्चन था जाने वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी कार कुदा दी गई, कार कुदा दी गई, बीच में एक बॉब था जो कार की छत से लटका हुआ था, उसका टेंशन बताओ। अगेन उसका टेंशन जीरो, क्योंकि वो भी जी के इफेक्ट में है, ये भी जी के इफेक्ट में है, तो आपस में कोई रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी नहीं है, तो क्या आएगा? यार किसी चीज में टेंशन कब आता है? जैसे मैं कहता हूं यार यहां पे मैंने एम मास लटकाया, तो तुम कहोगे छत भी जी से, ये भी जी से। छत कहां जी से? छत तो रुकी है। अगर हम धागा कट करके बात करें तो छत गिरेगी या बॉब गिरेगा? बॉब गिरेगा, यानी बॉब उसके मुकाबले नीचे जाना चाहता है, तो उसी रोकने के लिए टेंशन आ जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से छत भी गिरने लगे जी से तो टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस तरह की एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो अचानक से आती है और समझ में नहीं आता करना क्या है, तो जवाब है जीरो। क्लियर है भाई लोग? कुछ और बोलना है? तो यार ये समझने का तरीका क्या है कि इंडिपेंडेंट मोशन, अगर इंडिपेंडेंट मोशन मन में इमेजिन करें और वो सेम एक्सेलेरेशन का है तो इसका मतलब उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, है ना?
क्लियर है भाई? तो यार लिफ्ट की रस्सी मान लिया टूट गई है और थोड़ी देर तक हम लोग लिफ्ट में खड़े रहे यहाँ पर, तो लिफ्ट और हमारे पैर के बीच में कोई नॉर्मल एक्शन नहीं आएगा। फिर कब आएगा? जब वो जमीन में टकराएगी। तो लिफ्ट को किसने रोक दिया? जमीन ने। और तुम अभी भी मोशन में हो, तो एकदम से हैवी फोर्स लगेगा और काम खत्म। उसके बाद काम खत्म, मतलब अब क्या डिस्कस करना है? टूटी नहीं ना रस्सी? तो मेरे बोलने से थोड़ी रुकी है, मेरे बोलने से रुकी है क्या? हाँ, उसका गिरते वक्त देखो भाई, ऐसा है कि जब तक लिफ्ट का रस्सी टूटा हुआ है, जब तक वो जमीन से नहीं टकरा रहा, तब तक तो धागा पकड़ो चाहे ना पकड़ो, दोनों जी के साइन थीटा से गिरेंगे। फिर जैसी वो जमीन से लिफ्ट टकरा के रुक जाएगी, तुम्हारे अंदर तो मोशन है ही है, तो तुम उस मोशन के चलते धागे में हैवी सा टेंशन क्रिएट करोगे, तुम खुद ही छूट जाएगा हाथ से धागा। नहीं, लेकिन ये आइडिया अच्छा है। अपने जो भी फ्लैट्स हैं वहां की लिफ्ट में एक धागा लटका दो, रस्सी लटका दो। धागा मतलब धागा न लटका देना, रस्सी लटका दो। और जिस दिन ऐसा लगे, ऐसा वैसे तो हजारों सैकड़ों लोगों के बीच में कभी 2-4-10 साल में कभी होता होगा शायद, मुझे ऐसी घटना कोई सुनाई नहीं देती कि लिफ्ट की रस्सी टूट गई। लिफ्ट की स्ट्रिंग टूट जाए तो तुम वो वाली स्ट्रिंग पकड़ लो, ऊपर एकदम पकड़ लो। जब जमीन से वो टकराएगा तो तुम तो मोशन में हो, तुम एकदम से नीचे की तरफ चलोगे, तो थोड़ी देर तक तुम्हारा हाथ जो है बहुत तेजी से पकड़ लेना, तो हाथ में फ्रिक्शन आएगा, लेकिन तुम्हें मौका मिल जाएगा वहां से यहां तक रिटार्ड करने का। रस्सी जब तक ऊपर से नीचे आएगी तब तक रिटार्ड करने का मौका मिल जाएगा, तो काफी मोशन तुम्हारा कम हो चुका होगा जब तुम फ्लोर से टकराओगे। फ्लोर से तो टकराओगे ही, क्योंकि कोई इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि इतने मोशन को एक बार में रोक दे। तो लेकिन यह है कि टांग टूटेगी, बस इतने से काम चल जाएगा, जान नहीं जाएगी। हाँ, ओ माय गॉड, पहले से सुना करो। मैंने कब कहा लिफ्ट की रस्सी पकड़ना है? एक अलग से रस्सी टांगना पड़ेगी। माय गॉड, क्योंकि मैं किसी को जान से नहीं मानना चाहता। तो मैंने बचने का तरीका बताया था। देखो यार, ऐसा है, टांग टूटने का इलाज, प्रॉपर इलाज डॉक्टर के पास है, तो टांग तुड़वाने में क्या दिक्कत है? जान जाने से तो बढ़िया है ना। हाँ, तुड़वा लो यार। जाओ तुड़वाओ। चलो यार, टांग की बात चली है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? तो ये क्या है यार? ये पैर मान लो, शूज मान लो, या कुछ भी जिसके सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है? तो मोजा पहन के भी तो हम चल ही सकते हैं ना यार जमीन पे। जो मन में आए वो मान लो। मैंने कलर तो पैर वाला ही देने की कोशिश की है, शायद उंगली बनाना भूल गया हूं। ठीक। तो यार जब हम जमीन में चलते हैं तो हमारे चलने के स्टेप्स क्या होते हैं कि हम सबसे पहले जमीन पे अपने पैर को ग्रिप्ड करते हैं, यानी उसमें नॉर्मल एक्शन ट्रांसफर करते हैं, और जनरली इस पैर को स्टैटिक करके अपना पूरा लोड उसमें रखते हैं, और फिर इससे पैर के से जमीन को कहां धक्का देते हैं? पीछे, जमीन को पीछे देते हैं, तो हमें कहां मिल जाता है? आगे। कौन हमें आगे बढ़ाता है? फ्रिक्शन हमें आगे बढ़ाता है। यानी फ्रिक्शन होना आफत भी है और फ्रिक्शन
न होना उससे बड़ी आफत है। यानी फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल बोलते हैं ऐसे। तो क्या मुझे बताएं, अगर हम अपने पैर से जमीन को धक्का पीछे दे रहे हैं तो हम दे इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि जमीन और पैर के बीच में फ्रिक्शन है, और उस फ्रिक्शन का रिएक्शन हमें कहां मिलता है, आगे। ये सब मिला के जितने पॉइंट भी टच में है सब मिला के मैं एक एफएस दिखा देता हूं। यानी यार इस पैर और पैर से अटैच जो भी बॉडी है उसको एक्सेलेरेट कराने के लिए आगे वाला फोर्स कौन प्रोवाइड कराता है, फ्रिक्शन। पैर हमने फंसाया, ऐसे किया तो देखो हम थोड़ी देर के लिए एक्सेलेरेट कराए। आमतौर पे कोई इंसान लगातार एक्सेलेरेट नहीं करता है, पैर रखता है, एक्सेलेरेट करता है, फिर थोड़ा स्लो डाउन होता है, फिर एक्सेलेरेट करता है। यानी ये आमतौर पे आदमी का रेगुलर मोशन होता है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए एक्सेलेरेट करता है, फिर स्लो होता है, फिर स्पीड, ऐसे चलता है। और ओवरऑल मोशन देखो, तुम पैर और अंदर की बात भूल जाओ तो लगभग वो यूनिफॉर्म मोशन से चलता है कि नहीं। लेकिन राइटर को यूनिफॉर्म पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन नहीं बनेंगे। राइटर कुछ अलग ही बातें करता है। कहता है कि सोचो कि एक इंसान को फ्रिक्शन लगातार लगे, कभी इस पैर में, कभी उस पैर में, कभी इस पैर में, कभी उस पैर में, और लगातार स्पीड बढ़ाता चला जाए। क्या ऐसा संभव है? नहीं। तो उसको कौन चलाएगा? फ्रिक्शन चलाएगा। यानी एक इंसान, अब इंसान बहुत छोटा बनाना है और पैर तो दिखने नहीं चाहिए। ये है, दोनों पैर मैंने मर्ज कर दिए हैं, बस तुम्हें ये समझना है कि ये इंसान है और इस इंसान को आगे चलाने के लिए, आगे एक्सीलरेट करने के लिए फोर्स को क्या मिलना है? फ्रिक्शन मिलना है। और फ्रिक्शन अगर मिले इसको तो क्या इसके अंदर एक्सेलेरेशन आएगा कि नहीं? कितना आएगा? F बराबर ma, तो A बराबर क्या? Fs बाई m। अब यार आमतौर पे जब हम चलते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन का सहारा लेते हैं या काइनेटिक फ्रिक्शन का? स्टैटिक फ्रिक्शन का। क्यों? क्योंकि हम अपने पैर को जमीन में ग्रिप करते हैं और क्या उस ग्रिप को बने रहना देते हैं? क्या उस ग्रिप को हटाते हैं? क्या वो जमीन में फिसलता है क्या पैर? नहीं। यानी ये कोशिश तो हमारी नहीं होती कि जमीन में फिसले, कभी कभी फिसल जाता है, वो अलग बात है। यानी हम पैर और जमीन के बीच में कोई रिलेटिव मोशन लाने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आ गया तो खतरा है। इसका मतलब कि हम उस दायरे में ही फ्रिक्शन अचीव करते हैं जो फ्रिक्शन का दायरा है। एफएस मैक्स से कम फ्रिक्शन अचीव करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो बात आती हम ज्यादा क्यों नहीं करते? अरे ज्यादा करने में क्या, मान लिया मैं अभी थोड़ा एक्सीलरेट करने की कोशिश कर रहा हूं तो हल्का फ्रिक्शन लग रहा है, और ज्यादा एक्सीलरेट करने की कोशिश कर रहा हूं तो और ज्यादा आगे फ्रिक्शन लगेगा। और क्या एक लिमिट होगी जिसमें पैर स्लिप कर जाएगा? यानी अगर तुम एक स्मूथ सरफेस पे थोड़ा एक्सीलरेट करने की कोशिश करो तो चल दोगे, और ज्यादा करो तो, एक लिमिट से ज्यादा करोगे तो क्या होगा? पैर स्लिप कर जाएगा और तुम नीचे, एक दांत कम उठने के बाद। तो क्या ऐसा चाहोगे? नहीं। लेकिन राइटर ऐसा चाहता है। कहता है कि बताओ अगर मुझे एक्सेलेरेशन बढ़ाना हो तो क्या करोगे? यार एक्सेलेरेशन तो तुम कोशिश ऐसे करो, तुम अंदर से कोशिश करते हो कि फ्रिक्शन ज्यादा मिले, तो ठीक है तुम कोशिश करोगे तो एफएस ज्यादा मिलेगा। लेकिन क्या एफएस भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं मिल सकता? एफएस ज्यादा कितना मिल सकता है? तो एफएस की लिमिट क्या होती है? म्यू इंटू एन, बल्कि म्यू एस इंटू एन, क्लियर कट लिखें। तो अगर एफएस की लिमिट है तो आदमी चाहे जितनी कोशिश कर ले उसके एक्सेलेरेशन की भी एक लिमिट होगी। नहीं, उससे ज्यादा एक्सेलेरेशन कोई अचीव नहीं कर सकता है। नहीं, और लगातार तो कर ही नहीं सकता है। लेकिन राइटर लगातार मान लेता है। एससी वर्मा के क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, अ सुपरमैन वियर अ शूज एंड अचीव मैक्सिमम एक्सेलेरेशन। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि नॉर्मल आदमी तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन चल ही नहीं सकता है, तो उसने लिख दिया सुपरमैन। अच्छा तुम्हें पता है सुपरमैन और गॉड में क्या अंतर है? बताओ। गॉड की कोई वीकनेस नहीं है, सुपरमैन की वीकनेस है। गुड, थोड़ा बहुत सही दिया है। नहीं, हमने जो बनाया है ठीक है, एग्जिस्ट करता नहीं करता ये एक डिबेट का विषय है। तो यार सुपरमैन और गॉड में यह अंतर है कि सुपरमैन फिजिक्स के नियम को नहीं तोड़ता है। नहीं समझे?
अब स्पाइडरमैन है, वो अगर अपने ही निकाले हुए जाले पे स्विंग कर रहा है तो स्विंग ऑसिलेशन के नियम के हिसाब से ही करेगा। नहीं, अगर थार के पास मजबूत हथौड़ा है, वो अगर उस हथौड़े को जमीन में पटकेगा तो जमीन में वेव आएगी। हाँ, ताकत ज्यादा हो सकती है, वो इमेजिनरी हो सकती है, लेकिन उसका असर होगा, ये नियम नहीं टूटना चाहिए, तभी वो मैं कहूंगा सुपरमैन है। यार एजम्पशन है, लेकिन अब लेजर निकलने के बाद लाइट के नियम से चल रही है तो इसका मतलब वो फिजिक्स के नियम का पालन कर रहा है। तो एजम्पशन हम ले सकते हैं कि हाँ ठीक है, उसके हाथ से धागे निकलते हैं, लेकिन अब धागे निकलते हैं, उसके बाद की कहानी अगर फिजिक्स वाली नहीं है तो मैं कहूंगा वो फिर बकवास मूवी है, डायरेक्टर ने सोचा ही नहीं है साइंस के बारे में, साइंस के बारे में नहीं सोचा है। हाँ, जैसे साउथ इंडियन में सुपरमैन होते हैं कि बुलेट निकली है और वो स्ट्रेट लाइन कैच कर लिया, फिर चबाया, उसके दो टुकड़े किए, दो लोग एक साथ मार दिया, तो वो ज्यादा हो गया है। मतलब फिजिक्स के नियम के दायरे में अगर कोई सुपरमैन मुझे दिखाता है तो मुझे ठीक लगता है कि भाई जैसे तुम्हारा वो कौन था क्रिस बना था, तो वो दौड़ता था तो दौड़ते हुए दिखाते थे, अब वो ज्यादा ताकत से दौड़ रहा है तो उसको एफएस मैक्स ज्यादा मिल रहा होगा तो ज्यादा लंबे कदम रह रहा है। लेकिन अब अगर वो जैसे उसने एक सीन वो बनाया था कि वो टावर को हिलाते हुए फिर उधर चला जाता है, तो उसने टावर को इतना ज्यादा इलास्टिक स्ट्रेचिंग करी कि उसको मोशन मिल गया, देन इट इज ओके, है ना। ऐसा फिजिक्स का नियम तो नहीं तोड़ा, लेकिन अगर वो ऐसे करता कि एकदम से आंख बंद करता और उड़ते हुए जाता और वहां बैठ जाता, तो मैं कहता फिर ये दैवी शक्ति है, फिर ये फिजिक्स के नियम तोड़ रहा है, ये सुपरमैन नहीं है। मैन लगा है ना उसमें, वो मैन सुपर है, गॉड थोड़ी है यार। अंतर समझ में आ गया यार, फिजिक्स की लैंग्वेज में ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें पहले से क्लियर कर दे रहा हूं, सुपरमैन फिजिक्स के नियम को तोड़ता नहीं है। तो चलो यार, एक सुपरमैन है, वो ज्यादा से ज्यादा कितना एक्सेलेरेशन अचीव कर सकता है? एफएस मैक्स। तो यार ए मैक्स उसका कितना हो सकता है? एफएस मैक्स अपॉन एम, और एफएस मैक्स होता है म्यू एस इंटू एन, और एन कितना होगा? एम जी हॉरिजॉन्टल सरफेस में, एम से एम कट गया तो ए मैक्स कितना हो सकता है? म्यू एस जी। इससे ज्यादा एक्सेलेरेशन कोई इंसान, सुपरमैन कोई भी अचीव नहीं कर सकता है जब तक वो गॉड नहीं है। हाँ, मतलब अगर कोई सुपरमैन पूरी ताकत लगा दे तो ये एक्सेलेरेशन अचीव कर पाएगा, इससे ज्यादा अचीव नहीं कर पाएगा। अब चल सकता है प्रैक्टिकली, मतलब इमेजिनरी सिचुएशन, प्रैक्टिकली तो कोई एक्सेलेरेट करते चलता ही नहीं है। प्रैक्टिकली तो रेस में भी पार्टिसिपेट करता है तो थोड़ी देर तक स्पीड बढ़ाता है, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन चलता है। तो ये सब बातें यार इमेजिनरी हैं, बट पूछी जाती हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए। ये तो बात होगी पैर की। अब हम बात करते हैं, नहीं भाई एक व्हील जो किसी कार, साइकिल या किसी भी व्हीकल से जुड़ा है, उसमें यार मैं उस व्हील की बात कर रहा हूं जिसको इंजन टॉर्क लगाता है। इंजन क्या करता है? इंजन एक ही चीज करता है, व्हील के अंदर रोटेशनल एक्सेलेरेशन डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? रोटेशनल एक्सेलेरेशन। तो अब क्या है, जमीन भी रफ है, टायर भी रफ है, तो जब ये रोटेशनल एक्सेलेरेशन डेवलप करता है तो इन रफनेस को कहां धक्का देता है? पीछे। यार ऐसे अगर इसके अंदर अल्फा डेवलप हुआ है तो ये धक्का इनको, जमीन को धक्का कहां देगा? पीछे। यानी जमीन को फ्रिक्शन कहां मिलेगा? पीछे। और टायर को फ्रिक्शन कहां मिलेगा? है ना। अब यार इमेजिन करो यार, इस पहिए से कोई कार अटैच है, तुम कहोगे 4 पहिए होते हैं, मैं सारे पहियों को एक ही से दिखा रहा हूं, सारे पहियों का मिला के डिस्कशन कर रहा हूं, अलग अलग पहिए की बात कभी करेंगे। फिलहाल मैं क्या कह रहा हूं कि ये सारे पहिए किसी एक कार के हैं, ये चारों पहिए हैं यार। ऐसे ही बात करते हैं यार भाई, फिजिक्स में ऐसी बात करते हैं कि कार है, उसके सब पहियों को मिला के फ्रिक्शन एफएस मिल रहा है। अब ये ना कहना कि सर एक पहिए की बात होगी, बाकी का क्या, सब की बात हो गई। ठीक है, फिर से वही बात है यार, कार को कौन चलाता है? कार को कौन चलाता है? फ्रिक्शन। जमीन से फ्रिक्शन गायब कर दो और बिठा दो ड्राइवर को, क्या वो कार चला देगा? तो अगर किसी को लगता है कार को ड्राइवर चलाता है तो जमीन में फ्रिक्शन हटा दो, मोबियल डाल दो, तो क्या कार चल जाएगी? नहीं चल पाएगी। बिना फ्रिक्शन के कार का चलना असंभव है। यानी कार चलाने वाला भी
फ्रिक्शन है, तो यहां भी वही बात पूछी जा सकती है, बताओ कि इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, Fs/m। ज्यादा एक्सेलेरेशन कितना होगा, यानी जो कहानी आदमी के चलने की है वही कहानी। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है ना? तो स्टैटिक फ्रिक्शन मूव द ऑब्जेक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और उसकी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना हो सकता है उसका मैंने फॉर्मूला बताया है। मिनिमम कितना हो सकता है, तो यार किसी चीज का एक्सेलेरेशन 0 से लगा के ए मैक्स हो सकता है, 0 से लगा के म्यू एस इंटू जी हो सकता है ना? ये तो मर्जी की बात है ना कि कोई एक्सेलेरेट करना भी चाहता है कि नहीं, वो चाहे तो यूनिफॉर्म मोशन से चले, फ्रिक्शन ज्यादा ना अचीव करे जमीन से। क्या बात समझ पा रहे हैं? इतनी बात नोट कर सकते हैं। इसका भी ए मैक्स कितना होगा यार, इसका भी ए मैक्स म्यू इंटू जी हो सकता है। किसी भी चीज का, अब मैं कार तो छोड़ो यार, दुनिया में और भी किसी चीज का, कोई इंसान चल रहा है, जानवर चल रहा है, कीड़े चल रहे हैं, पशु पक्षी, पक्षी नहीं, जमीन पे चलने वाले, उन सब के लिए फ्रिक्शन की लिमिट यही है, उन सब के लिए एक्सेलेरेशन की लिमिट यही है। एक सुपरमैन के पास शूज है म्यू इक्वल टू 0.2, और इन्हीं शूज को पहन के वो रेस में पार्टिसिपेट करता है। किसके साथ पता नहीं किसके साथ। तो क्वेश्चन है यार कि 100 मीटर की रेस, 100 मीटर की रेस वो कम से कम कितने समय में पूरी कर लेगा, कम से कम कितने समय में पूरी कर लेगा। तो यार ये अब उसके आगे की कहानी है। अब यार कम से कम समय पूछा है तो इसका मतलब सुपरमैन ज्यादा से ज्यादा एक्सेलेरेशन से चलेगा। 10 सेकंड में t स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? तो t बराबर आएगा अंडर रूट 2s बाई ए। अच्छा बताओ, t मिनिमम होगा जब a क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर तुम a सबसे ज्यादा रखोगे तो t सबसे कम आएगा। तो रेस कितने मीटर की है, 100 मीटर की, और a कितना होगा यार, a होता है म्यू इंटू जी, 0.2 इंटू 10 यानी कितना 2। तो यार कितना सेकंड आ गया, 10 सेकंड। 10 सेकंड में वो रेस पूरी कर लेगा। यानी हम इस एजम्पशन के साथ चल रहे हैं कि वो लगातार एक्सीलरेट कर रहा है। अब सुपरमैन है तो ये कर सकता है। क्या अगर इसमें गॉड लिखा होता तो हम क्वेश्चन का जवाब देने से मना कर देते। हाँ सारी समस्या यही है यार कि गॉड को हम बड़ा लिमिटेड मान लेते हैं। गॉड को जब हम इंसान सोचते हैं तो सारी कंट्रोवर्सी वहीं से आ जाती है। हाँ भाई, t इक्वल टू कितना है, 10 सेकेंड।
इंसान आइडियल हो सकता है, आइडियल मतलब जिससे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उसकी पूजा करने में भी कोई बुराई नहीं है, इंसान की पूजा करने में बुराई नहीं है अगर कोई का आइडियल है। बट भगवान उससे बहुत बड़ी चीज है। नेचर, जहां पे नेचर को देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि अगर मुझे किसी को सुपर पावर बोलना है जो इस नेचर को संभाल रखे, वो इंसान जैसा कैसे हो सकता है? अरे यार, नेचर कोई इतना छोटा है क्या, मतलब जिसके लिए हम इतने छोटे भगवान बनाएंगे? तो वो मतलब हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, इसलिए हम इसका आंसर देने से मना कर देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कुछ इसके बारे में। जब तक सुपरमैन लिखा है तब तक ये आंसर है। हाँ भाई, इतनी बात कहानी समझ में आ गई? क्या कोई पूछे कि रेस के एंड पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। अरे भाई, लगातार एक्सलेट किया है तो क्या वो रेस के आखिरी में स्पीड जीरो थोड़ी कर लेगा? उसके बाद वो आगे जाके कहीं रुकेगा टहलते टहलते। क्या ये बातें पहले लॉज ऑफ मोशन की थी, अब किसकी हो गई? काइनेमेटिक्स की हो गई। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक। अच्छा, ये चलती भी है। थीटा का इंक्लाइन प्लेन है और किसी कार के लिए दो बातें हम पूछ सकते हैं। मैंने यार यहां ये जितना भी डिस्कशन किया है, ये डिस्कशन किया है ज्यादा एक्सेलेरेशन के लिए। अभी हम यही बातें ब्रेक मोड में कर सकते हैं। ये भी जरा समझने की जरूरत है कि अगर कोई पर्सन अपने आप को रोकता है तो कैसे रोकता है। ऐसे यार, अपने आप को कोई रोकने का प्रयास करता है तो कैसे रोकता है? मान लीजिए हम बहुत ज्यादा मोशन में हैं और हमें रुकना है तो हम क्या करते हैं भाई? अगर हम पहले से मोशन में हैं और अपने आप को रोकते हैं ऐसे, तो उस दौरान हम अपने पैर को इस तरह से रखते हैं कि हमारे पैर को फ्रिक्शन कहां मिले? पीछे मिले। भाई, मोशन कम करना है तो फ्रिक्शन कहां मिलना चाहिए? पीछे मिलना चाहिए। यानी उस समय हम ऐसे स्लिप करके आगे बढ़ाने वाला प्रयास नहीं करते, बल्कि ऐसे रख के अपने आप को रोकने का प्रयास करते हैं। नहीं तो उस समय हमारे पैर को फ्रिक्शन कहां मिलता है? उस समय फ्रिक्शन मिलेगा पीछे। ठीक है, फिर से वही बात है, स्टैटिक मिलेगा या काइनेटिक मिलेगा? कोशिश हमारी स्टैटिक ही रहती है। कुछ एक्सपर्ट हो जाते हैं तो अपने आप को रोकने के लिए काइनेटिक का भी सहारा लेते हैं। कई बार हम लोगों ने हॉस्टल्स के कॉरिडोर में ऐसा ट्राई किया होगा कि दौड़ते दौड़ते एकदम से रुक गए, स्लिप करते हुए आगे चले, तो उस दौरान हमारे ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक, एफके लग रहा है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन एफएस के दायरे में ही लगाया जाए। तो बता, ऐसे किसी इंसान को जिसकी टांगों का हमें नहीं पता, दोनों टांगे मिला के कितना फ्रिक्शन पीछे मिलेगा? एफएस। तो यार एफएस मिलेगा तो एक्सेलरेशन पीछे आएगा, कितना आएगा? एफएस बाई एम। और फिर से पूछा जाए ए मैक्स कितना हो सकता है रिटार्डेशन का, है ना? म्यू एस इंटू एन अपॉन एम, म्यू एस इंटू एम जी अपॉन एम। तो फिर से वही बात है यार, कितना होगा? म्यू एस जी। यानी यार एक्सेलेट कराने के लिए जो रूल है वही रिटार्ड कराने के लिए भी रूल हैं। यानी एक कार के पहिए का इंजन अब यार काम नहीं कर रहा है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो टॉर्क देके उसको स्पीड अप करने का प्रयास करता है या उसका टॉर्क, उसका रोटेशन खत्म करने का प्रयास करता है? खत्म करने का प्रयास करता है। यार टायर की रफनेस बहुत तेज चल रही है लेकिन उसका रोटेशन खत्म कर दिया गया है। यानी अब ये इसके साथ स्लिप करके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रही, बल्कि इसके टूथ जबरदस्ती आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं बिना घूमे।
तो क्या इसके टूथ उसके टूथ को रोकने का प्रयास करेंगे? फ्रिक्शन कहां देंगे? पीछे। जमीन को फ्रिक्शन कहां मिलेगा? आगे। तो यार ये कार भी ब्रेक मोड में आ जाएगी और उसका भी ए मैक्स कितना हो सकता है ना? तो पिछली बार हम एक्सीलरेटिंग मोड पे थे, अब हम ब्रेक मोड पे हैं। और ब्रेक मोड में भी अगर कोई पूछे ज्यादा से ज्यादा रिटार्डेशन कितना मिल सकता है, तो वही आंसर है। एक्सीलरेशन का भी वही आंसर है और रिटार्डेशन का भी वही आंसर है। यानी वही सुपरमैन जो भी स्पीड अप कर रहा था, रेस के आखिरी में स्पीड करने के बाद उसको अगर रुकना पड़ जाए, आगे पूछा जाए रेस खत्म होने के बाद कितना आगे जाके वो रुका, कितना टाइम में वो रुका होगा, तो सीधी सी बात है जितने टाइम में वो एक्सीलरेट करा था सेम एक्सेलेरेशन से रिटार्ड करेगा, तो बिल्कुल सिमेट्रिक अंदाज में वो स्पीड घटाते घटाते रुकेगा कहीं आगे जाके। तो जितने समय में स्पीड अप किया था उतने समय में रुकेगा नहीं। कितना 100 मीटर की रेस थी उसकी, 100 मीटर में उसने स्पीड बढ़ाई थी, तो बताओ आगे कितने मीटर चलेगा रुकने तक? 100 मीटर चलेगा, क्योंकि उतने ही रिटार्डेशन से वो रुकेगा भी। क्या इस तरह की भी बातें हो सकती हैं? बात क्लियर है? सेम एक्सेलेरेशन स्पीड अप करता है और सेम एक्सेलेरेशन। तो ये तो बातें हो गई किसमें? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अभी मैं दोनों बातें, एक्सेलेरेशन मोड की बातें कर रहा था वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और अभी मैं एक्सेलेरेशन की बातें कर रहा था वो भी किस में कर रहा था? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अभी मैं यही बातें किस में करना चाह रहा हूं? इंक्लाइन प्लेन में। पिछला डिस्कशन नोट कर लिया है क्या? नोट करना है? ये बेसिकली यहां हम लोग मैक्सिमम रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं, और मैक्सिमम रिटार्डेशन किसी इंसान का, किसी कार का या किसी सुपरमैन का, वो कितना हो सकता है? म्यू एस इंटू जी। नोट कर लिया भाई? एक कार अगर इंक्लाइन प्लेन में है, और अभी हम लोग इंजन मोड पे बात करना चाह रहे हैं। इंजन मोड मतलब एक्सीलरेटिंग मोड। एक्सीलरेटिंग मोड यानी अभी कार भले इंक्लाइन प्लेन में आ गई है, लेकिन इसके अंदर स्पीड बढ़ाने की धुन सवार है अभी भी। तो इंजन ऑन करेगा, और इंजन ऑन करके कार को टॉर्क देगा, तो कार को फ्रिक्शन कहां मिलेगा? यार अगर इंजन ऑन है तो कार को फ्रिक्शन कहां मिलेगा? आगे मिलेगा। भाई इंजन ऑन करके हम जब कार को स्पीड अप कराने की कोशिश करते हैं तो फ्रिक्शन कहां मिलता है? फॉरवर्ड। ब्रेक लगाते हैं तब फ्रिक्शन कहां मिलता है? बैकवर्ड। अभी इतनी बात तो समझी लो कि इंजन ऑन का मतलब टायर की कोशिश जमीन से फ्रिक्शन आगे अचीव करने की है, और ब्रेक मोड में फ्रिक्शन पीछे अचीव करने की है ना? फील आए चाहे ना आए, इतना तो समझी लो यार। अभी एक्सेलेरेशन मोड में तो फ्रिक्शन कहां मिलेगा? आगे। अच्छा बताओ, इस कार की मैं बीडी बना रहा हूं, इस कार पे कुछ बातें हम पहले से जानते हैं। बताओ इधर कौन सा फोर्स? याद है यार, एमजी के हम कंपोनेंट किया करते थे। यहां ऊपर क्या, पीछे क्या? कहां फ्रिक्शन है? फ्रिक्शन तो आगे है। फ्रिक्शन भी कहां है? आगे है। नहीं तो अगर कार इंक्लाइन प्लेन में आके भी इंजन को चालू रखती है और एक्सेलेरेशन अचीव करने की कोशिश करती है, तो उसका एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा
से भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यार उसका mg sin थीटा उसको एक्सेलेरेशन दे ही सकता था। अच्छा बताओ, कार कुछ ना करती, इंजन सब बंद कर देती, तो इसका कितना एक्सेलेरेशन आता? g sin थीटा। अभी इंजन भी फेवर कर रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन g sin थीटा से ज्यादा होगा। एफएस दोनों है ना यार, वो भी फेवर कर रहा है। कोई पूछे यार कि ठीक है इंजन ऑन भी किया और सबसे ज्यादा किया है, सबसे ज्यादा पे लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। भाई अगर कोई इस समय एक्सेलेरेशन पूछे तो तुम क्या लिखोगे? mg sin थीटा प्लस एफएस इक्वल टू क्या? ma। लेकिन अगर कोई पूछे a max बताओ, a max, तो तुम यहां क्या लिखोगे? fs max, और यहां क्या लिखोगे? mg sin थीटा। जब यार a max पूछा जाएगा तो यहां फ्रिक्शन भी सबसे ज्यादा यूज होगा, और सबसे ज्यादा के लिए इसलिए बात करी जाती है क्योंकि उसका आंसर फिक्स होता है। कितना होता है हमें पता है। अरे यार अब ये कई बार लिख चुके हैं, म्यू इंटू एन होता है। तो यार ज्यादा एक्सेलेरेशन कार के अंदर आ सकता है जी साइन थीटा, ये केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में है। म्यू जी कॉस थीटा किसकी वजह से मिल गया? फ्रिक्शन की वजह से। नहीं, कार इंजन ऑन ना करती तो भी जी साइन थीटा से गिरती। यानी ऐसा कोई सरफिरा ही कर सकता है कि इंजन ऑन करके इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलेरेशन अचीव करने की कोशिश करे। तो और क्या किया जा सकता है? ऑन ब्रेक मोड, पहले ये नोट कर लें, फिर हम लोग ब्रेक मोड की बातें करेंगे। नोट कर लिया भाई लोग? नोट कर लिया भाई लोग? अच्छा बता यार, कार अगर ब्रेक मोड में आ गई है तो अंतर क्या आने वाला है? क्या जितनी बातें mg sin थीटा जहां लगता है वो बदल सकता है क्या? यार भाई mg का फोर्स नीचे लगता है, जिसके दो कंपोनेंट आते हैं उनको कोई नहीं बदल सकता। ग्रेविटी का फोर्स थोड़ी उल्टा लगने लगेगा। मगर अगर ब्रेक मोड में है तो उसको फ्रिक्शन कहां मिलेगा? पीछे मिलेगा, है ना। अब हमें यह नहीं पता फ्रिक्शन, यार फ्रिक्शन अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा ब्रेक, हार्डेस्ट ब्रेक है तो पीछे एफएस मैक्स मिलेगा, और हल्का फुल्का ब्रेक है तो एफएस मिलेगा।
और हार्डेस्ट ब्रेक है तो एफएस मैक्स मिलेगा। अच्छा, इसके बाद भी हमें यह नहीं पता कि ये ज्यादा है या पीछे वाला ज्यादा है। हो सकता है हम पूरा ब्रेक लगा दें, हार्डेस्ट ब्रेक जितना लगा सकते हैं, और फ्रिक्शन एफएस मैक्स पीछे मिल रहा है, उसके बाद भी mg sin थीटा ज्यादा निकल आए, तो ये हम तय नहीं कर सकते कि कार रुकेगी, एक्सेलेरेट करेगी या रिटार्ड करेगी। ये एक्चुअल वैल्यू जब पता होगी तब तय होगा कि कौन ज्यादा है। तो संभावनाएं दो हैं, अगर ये ज्यादा है तो एक्सेलेरेशन कहां आएगा, नीचे आएगा, और ये ज्यादा है तो एक्सेलेरेशन कहां आएगा, पीछे आएगा। हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि एक्सेलेरेशन कहां आए, वो ज्यादा होगा, एक्सीलरेशन कहाँ आएगा, पीछे रुक जाएगी। हाँ सर, वो तो क्योंकि एफएस लगेगा, एफएस मैक्स को नहीं लगेगा अगर वो ज्यादा है। हाँ, वो रोकने वाला एफएस मैक्स लगेगा ही सुन। पीछे एक्सीलरेट। ऑन हार्डेस्ट ब्रेक क्या mg sin थीटा नीचे यस सर। और फ्रिक्शन पीछे। अच्छा मुझे बताओ, अब हार्डेस्ट ब्रेक लगा के ये ज्यादा है, तो बताओ टायर की रोड के साथ स्लिपिंग चालू हो जाएगी, और स्लिपिंग चालू हो जाएगी तो यहां क्या लगेगा, एफ के। अरे भाई एफ के लगेगा कि नहीं। अब वो स्टैटिक वाला काम खत्म हो गया, तो बता रहे उस केस में एक्सेलेरेशन क्या आएगा, नीचे आएगा। क्या बात समझ रहे हैं। यानी हो सकता है कि तुम हार्डेस्ट ब्रेक लगा दो तब भी कार को रोक ना पाओ। अगर रोक नहीं पा रहे हो तो हम बात करेंगे mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू एम ए, यानी a ये आएगा, माइनस हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस a इक्वल टू आएगा g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। दूसरी संभावना क्या है, दूसरी संभावना है कि यार ब्रेक लगाया है और ब्रेक की लिमिट ज्यादा है, तो क्या करोगे यार, तो लिखोगे एफ एस माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, और ए कहां दिखा दोगे, पीछे दिखा दोगे, है ना। क्या बताओ, कार चल रही है आगे, एक्सेलेरेशन है पीछे, तो ये क्या है, ये रिटार्डिंग कार हो गई, ये रिटार्डेशन वाला मोड हो गया। यार यहां क्या है, रिटार्डेशन आया है, और यहां क्या आया है ना, एक्सेलेरेशन आया है। क्या बात समझ रहे हैं। कौन ज्यादा है इस बार, एफ एस ज्यादा है। अब यहां भी कोई कहते मैक्सिमम रिटार्डेशन कितना होगा, मैक्सिमम रिटार्डेशन, तो ये एफ एस क्या कर देंगे जी cos थीटा यार, एफ एस मैक्स कर देंगे, म्यू जी cos थीटा माइनस जी साइन थीटा। म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम एम कैंसिल, तो ये ए का आंसर आएगा म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। देखो यार ये संभावनाएं हैं, ये होगा या ये होगा, हम तभी तय करेंगे जब हमें एक्चुअल वैल्यू पता होगी। अगर ये ज्यादा निकल आया तो रिटार्डेशन है, ये ज्यादा निकल आया तो एक्सेलेरेशन है। दोनों संभावनाएं हैं, जब एक्चुअल वैल्यू पता होगी तब हम तय करेंगे कि कार का क्या होना है, कार रुकेगी या स्पीड अप करेगी। क्या इतनी बात क्लियर है, नोट करना चाहेंगे। नोट कर लिया भाई लोग। नोट करने के बाद एक क्वेश्चन करना है जिससे ये इन बातों पे और क्लैरिटी आएगी। हार्डेस्ट ब्रेक वाला इसमें स्लिपिंग है ना, हार्डेस्ट ब्रेक विद स्लिपिंग, हार्डेस्ट ब्रेक विद स्लिपिंग है।
म्यू जी कॉस थीटा। नोट कर लिया भाई लोग? इसकी मदद कर दो भाई, उसी की मदद के भरोसे हो। एक कार यहां आकर दो काम कर सकती है। पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन कार कैन अचीव। दूसरा क्वेश्चन है एक्सेलेरेशन ऑन हार्डेस्ट ब्रेक। तीसरा क्वेश्चन है वेलोसिटी एट बॉटम। Velocity when car reaches the bottom. If initial velocity is 6 मीटर पर सेकेंड। 3 क्वेश्चन है, म्यू दे रखा है 1/2√3। 3 क्वेश्चन है, एक कार 6 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, अचानक से उसके सामने इंक्लाइन प्लेन आ गया। उसको नहीं पता था कि इस रास्ते में इंक्लाइन प्लेन है, तो उसने वो 3 संभावनाएं हैं कि अगर वो बहुत एडवेंचर टाइप का पर्सन है तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन अचीव करेगा, अगर काफी डरने वाला इंसान है तो हार्डेस्ट ब्रेक लगा देगा, है ना। ये 2 क्वेश्चन है, हार्डेस्ट ब्रेक का एक्सेलेरेशन, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन। और तीसरा क्वेश्चन है कि अगर उसने हार्डेस्ट ब्रेक लगाया तो कितनी वेलोसिटी से वो नीचे पहुंचेगा, कितनी वेलोसिटी से नीचे पहुंचेगा। तीनों क्वेश्चन से पिछले वाली कहानी पे क्लैरिटी आ जाएगी। तुम कहोगे सर कार का मास नहीं दिया है, क्या किसी भी आंसर में मास आया था? मास की जरूरत नहीं, मान लो थोड़ी देर के लिए वो सब कट जाएगा। जो भी समझ में आ रहा है अपनी समझदारी के हिसाब से फैसले लेने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि फैसले सही होंगे, मगर कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे फैसले सुधरेंगे। ये ट्रैक, इंक्लाइन ट्रैक 12.8 मीटर लंबा है। तीनों हो गए। ठीक, वेरी गुड। और लोगों के पास भी मौके हैं। अच्छा, आंसर याद है तो अच्छी बात है, उनको रिकवरी प्लान भी मन में बना लें कि कैसे याद आएगा। और इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस करी है, बार बार बेसिक से चीजों को कनेक्ट किया है कि आंसर रिकवर करने के प्लान जरूर दिमाग में बना लें।
ये तीनों क्वेश्चन तो एक साथ नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है। ये हार्डेस्ट वाला है। ये फर्स्ट वाला है, ये हार्डेस्ट वाला है। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? या मतलब जो जिसमें नो, क्या ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है क्या बेटा? हमने तो ये वाला फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए बनाया है, हाँ, ये तो इंक्लाइन प्लेन है ना। और ये उसका है हार्डेस्ट। हाँ ये सही है। तो ये v इसका तो फिर एक्सेलरेशन ही गलत है, तो फिर v गलत है। एक्सेलेरेशन सही तो आया है g/4। तो यहाँ पे g/4 नहीं लगा, मैंने यहाँ पे g/4 की v जगह लगा दिया। बेटा हार्डेस्ट ब्रेक के समय ये करना था ना। हाँ, हाँ भाई, कोई दिखाना चाह रहा है कुछ? सर ये ब्रेक का आएगा 3g/4, मैक्सिमम हार्डेस्ट का 2.5 ठीक, और ये 10 आएगा, तो वो आ नहीं रहा है। टू ए ए 10 क्यों होगा? ए तुमने लाया है ना इतनी मेहनत से 2.5। सॉरी सर, सॉरी सर वो वेलोसिटी का हार्डेस्ट ब्रेक में निकालना है। हाँ हार्डेस्ट ब्रेक। ओके, ये बात मैंने लिखी नहीं है, सॉरी। ऑन हार्डेस्ट ब्रेक, ऑन हार्डेस्ट ब्रेक, सॉरी। ये वेलोसिटी तब बताना है जब वो हार्डेस्ट ब्रेक पे है। ये वेलोसिटी तब बताना है जब वो हार्डेस्ट ब्रेक पे है। ये बात मैं पूछ नहीं पाया। चलो पहला क्वेश्चन मैक्सिमम एक्सेलेरेशन। बता मैक्सिमम एक्सेलेरेशन के लिए ख्याल लाओ, mg sin थीटा भी फेवर में है, mg sin थीटा भी फेवर में है और फ्रिक्शन भी उसी डायरेक्शन में है, तभी तो एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा आता है। तो mg sin थीटा और फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा बराबर ma लिखा करते थे यार। अगर भूल गए हैं तो एक बार लिखी दे, mm सब जगह से कट जाएगा तो a max कितना आता है, g sin 30 प्लस म्यू g cos 30। बस यार इसको सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करके ये आंसर कोई बताए कितना आ रहा है? 3/2, 3g/4, 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने लोग आ गया यार पहला आंसर? ए मैक्स फॉर्मूले में भी डालोगे तब भी आ जाएगा, ये पहला आंसर है। दूसरा आंसर है जब वो हार्डेस्ट ब्रेक पे है, तो यार हार्डेस्ट ब्रेक में mg sin थीटा फेवर में, फ्रिक्शन हार्डेस्ट वाला म्यू mg cos थीटा अपोज में, तो यार एक्सेलेरेशन कितना आएगा? हमें नहीं पता कौन ज्यादा है, तो अभी थोड़ी देर के लिए मैंने आगे मान लिया है कितना, mg sin थीटा माइनस 1/2√3 mg cos थीटा, mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। m से m कट जाएगा, g sin 30, ये थीटा 30 डिग्री है, तो g/2 माइनस g/2 माइनस g/4 इक्वल टू a। तो a कितना आ गया, g/4। g/4 बोले तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने लोग आ गया है? ये आ गया हार्डेस्ट ब्रेक। अच्छा, हो सकता है कि ये आंसर निगेटिव आ जाता तो हमें पता चल जाता कि हमने गलत मान लिया है। अगर ये निगेटिव आ जाता तो हमें पता चल जाता एक्सेलेरेशन उस तरफ आया है। नहीं भाई, इसमें और इसमें ये ज्यादा है, इसका मतलब ब्रेक लगाने के बाद भी ये रोक नहीं पाएगा। एक्सेलेरेशन कहां गया है, आगे। अगला क्वेश्चन है, इस वक्त जब एक्सेलेरेशन 2.5 है हार्डेस्ट ब्रेक पे, तब v कितना होगा, v। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। a कितना, a कितना 2.5, s कितना, सही सही सॉल्व करोगे तो ये 64 आएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू √100 आएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर भाई लोग? क्लियर है?
तो एक डिस्कशन बचा है ब्लॉक ओवर ब्लॉक, और वो पूछा नहीं जाता है। फिर भी मैं थोड़ी सी बातें कर लूंगा अगली क्लास में, बट ये मैं देख रहा हूं ब्लॉक ओवर ब्लॉक पिछले 10 साल से नहीं आया है, बट टेस्ट सीरीज में आता है, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अगली क्लास में। अभी बताएंगे। बुलेट फायर करेंगे तो रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा, वी रिलेटिव डीएम बाई dt। सबसे आखिरी पन्ने पे आखिरी एक्सरसाइज देखो जरा, हर चीज का एक सही समय है। नहीं, अगली क्लास में नहीं, अगली की अगली क्लास में। अभी स्पीडो फोर्स के बाद अभी यार फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चंस ट्राई करना है अब।